बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुश आमदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। बहुत अच्छा दिन गुजरे आपका, बहुत हिफाजत आपको अपनी करनी पड़ेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तो हमें बताया ही है कि मुल्क में शुक्र है अल्लाह का कि हम बहुत बचे रहे। बाकी दुनिया की निस्बत बाकी मुल्कों में कोरोना ने जो तबाही मचाई, पाकिस्तान के हिस्से में वो नहीं आई, जिस पे अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। लेकिन ये रहमत और बरकत जो है ये अल्लाह ताला का ही हम पे एक एहसान है, इसलिए कि हमने उन SOPs को इंडिविजुअली फॉलो नहीं किया। हुकूमत ने लॉकडाउन किए, हुकूमत ने इक़दाम किए जो मौसर भी रहे, लेकिन अब जबकि दर्जा हरारत बदल रहा है, पूरी दुनिया में सर्दी आ रही है। जिन जिन ममालिक में ज़्यादा टेम्परेचर चेंज हुए वहाँ ज़्यादा लहर जो है वो शदीद है। आपके इल्म में होना चाहिए कि अभी न्यूयॉर्क ने भी फैसला कर लिया है कि वहाँ पर वो इलाके जो स्कूल जहाँ पर हैं और मुतासिर हैं उनको बंद कर दिया जाए। इसी तरह से बहुत सारे और नेपाल में जो इफेक्टीज़ हैं उनकी तादाद अमेरिका से भी बढ़ गई है, उनकी तादाद अब बढ़ती जा रही है। न्यूजीलैंड ने कहा कि पाबंदियाँ जो है उन्हें नरम किया जाए। सो ये दुनिया की सूरत हाल चल पड़ी। बोरिस जॉनसन जो है बरतानवी वजीर आज़म, उन्होंने कहा कि ये कोरोना जल्द जाने वाला नहीं है। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया और साथ ही उन्होंने इस मामले को भी आगे लेके चले। कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, ये ना हो कि हमें भी दोबारा लॉकडाउन में जाना पड़ जाए। और अमरीकी सदर का तो आपने देखा, कल वो अस्पताल से बाहर आ गए, लोग खड़े हुए थे, उनको देख के उन्होंने हाथ हिलाया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि जी कि आपने SOPs की खिलाफ वर्जी की है, वो अभी भी बाज नहीं आ रहे। हाँ, लेकिन वो इस चीज़ की चलती फिरती लाइव एग्जांपल है कि कोरोना को अगर आप संजीदगी से नहीं लेंगे तो वो आपको हो जाएगा, भले आप प्रेसिडेंट ट्रंप ही क्यों ना हो। हाँ, तो अगर आप उनके रविश पे इख्तियार करेंगे तो फिर आप देख लें कि वो भी बच नहीं पाए हैं, वो भी कोई उससे महफूज नहीं रहे हैं। सो ये कोई एक अच्छा रवैया और अंदाज हरगिज़ फरा ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप सदर ट्रंप भी हैं ना, तब भी आपको कोरोना हो जाएगा अगर आप एहतियात नहीं करेंगे। और अगर आप मेरे जैसे एक आम आदमी है ना और आप एहतियात करेंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। सिर्फ एहतियात की जा सकती है और हमारे पास ना वैक्सीन अवेलेबल है, ना कोई इलाज है जो डॉक्टर्स को पता है। सिर्फ एहतियात है, एहतियात कीजिए ताकि आप भी महफूज रहें और आपसे मुंसलिक दूसरे लोग भी महफूज रहें। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन का फैसला किया गया NCOC में, क्योंकि वहाँ पे 8% जो है वो तकरीबन केसेस का पता चला। 40 केसेस जो हैं वो वहाँ पे आए हैं जो कि ज़्यादा है। सो अब हमें इस चीज़ का एहतियात, अब हमें हर रोज़ भी प्रोग्राम में कहना पड़े ना तो हमें कहना है, क्योंकि आप लोग, हम सब लोग बाहर भी निकल रहे हैं, मास्क भी पहने, हाथों को सैनिटाइज भी करें, एक मोहतात फासला भी रखें और अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में रखे। और हमारी एक और लेडी डॉक्टर हैं जिनको कल जो है कोरोना हुआ है, वो जो डिटेल्स आई थी 644 केसेस सामने आए हैं और उसमें एक लेडी डॉक्टर भी हैं। तो हमारे डॉक्टर्स जो हैं जो कोरोना के हवाले से इलाज मुआलजा कर रहे हैं, उनके साथ आप अच्छा रवैया रखें, उनके साथ ताउन भी करें। और ये ना हो कि वो जो हमारे लिए अपनी ज़िंदगियों को मुश्किल में डालकर वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके साथ अगर आप ताउन नहीं करेंगे तो वैसे ही मोरल कितना डाउन हो जाता है। डॉक्टर्स ये भी शिकवा करते हैं कि हम तो इतनी कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन जो मरीज़ है वो हमसे ही नाराज़ हो रहा होता है। हाँ, लेकिन मरीज़ की नाराज़गी बाज़ औक़ात वजह भी होती है। आपको नहीं मालूम कि हॉस्पिटल्स के अंदर क्या सूरत हाल चल रही होती है। ये आप वहाँ जाएँ तो आपको अंदाज़ा होता है कि इनसेंसिटिविटी जो है हमारे सिस्टम में बदकिस्मती के साथ बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह डॉक्टर्स के एंड पे कुछ और होंगी, लेकिन पेशेंट्स के एंड पे भी कुछ रीजंस होती हैं। नॉट गोइंग इन दैट डिबेट, हम एक नज़र डालेंगे टॉप स्टोरीज पर और फिर हम अपनी आज की जो टॉप स्टोरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे आपके साथ। पहले जलसे पर ही ऑपोजिशन इत्तेहाद की गाड़ी सफर के आगाज में ही पटरी से उतर गई। क्या PDM में दरारें पड़ना शुरू हो गई? इख्तिलाफात की खबरें मंजर-ए-आम पर। कराची के मर्दों में मुंह का कैंसर आम। 10 बरस के दौरान मुंह के कैंसर के 22,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। डाउ यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में इंकशाफ। साल 2020 का नोबेल इनाम मुश्तरका तौर पे 3 साइंसदानों को दे दिया। इनाम हेपेटाइटिस C का वायरस दरियाफ्त करने पर दिया गया। जी तो जनाब, टॉप स्टोरी तो हमारी यही है कि जो सियासी सूरत हाल है और जो अपोजिशन है उसके इत्तेहाद को कुछ धचके लगते हुए महसूस हो रहे हैं। अंदर से ही ना कुछ आवाज़ें उठ रही हैं। ये तो वही हुआ जो कि एक्सपेक्टेड था। हर दफ़ा की कहानी है। समझ में ये नहीं आता कि वो हर दफ़ा एक ही जैसे मामला जो हैं वो कैसे हो जाते हैं। और हर दफ़ा मुझे ये भी समझ में नहीं आता
कि हमारे जो टेम्परेचर है उसके गिरने का सियासी टेम्परेचर के बढ़ने से जो ताल्लुक है, ये भी आज तक समझ से बाहर है। लेकिन जो हुआ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए कि हम पहले जलसे करने जा रहे थे, ये ऑपोजिशन का एक फैसला था, और फिर उसकी तारीख के ऊपर ही लड़ाई हो गई कि तारीख क्या रखनी है, कितने जलसे करने हैं, वो तो बात की बात थी। पहले जलसे की तारीख पे लड़ाई होगी कि वो कोयटा होना चाहिए या फिर कराची में होना चाहिए। अब तो फैसला हो गया खैर कि अब कराची में ही वो होने जा रहा है। सियासी मफाद की खातिर इकट्ठे होने वाली जो जमातें हैं ना, उनके अब गिले शिकवे बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सही। शेख रशीद साहब ने एक बड़ा वो जुमानी कल बयान दिया था। उन्होंने कहा था अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साना कारसाज को छोड़ के बलूचिस्तान में जाती है ना, तो फिर उनको फैसला करना होगा कि उनकी तरजीहात क्या हैं। ये वो बारीक लाइन जो कि उन्होंने बताई कि ये कैसे हो गया कि कोइंसाइड कर गई डेट्स, और यही जो होना है ना, यही सबसे खूबसूरत कमाल है इसमें कि आपको मालूम है कि आपकी एक बहुत बड़ी जमात जो है उसकी रिजर्वेशंस या उसके इश्यूज क्या हो सकते हैं, एंड विदाउट टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन डेट अगर अनाउंस कर दी गई तो क्यों कर दी गई, और सब लोग ऑन बोर्ड क्यों नहीं थे। और अब ये जो इत्तेहाद और इत्तफाक की गाड़ी है, ये इसी तरह से चलेगी रुक रुक कर, या फिर ये वाकई अपने टारगेट्स को अचीव कर सकेगी। अभी तो जो पीपल्स पार्टी के जो खदशात थे उनको दूर कर दिया गया कि अच्छा चलें, कराची में जो आप जलसा कर रहे हैं उसी को हम जलसा डिक्लेयर कर देते हैं और वहाँ पर ही जलसा होगा। लेकिन सूरत हाल कुछ आगे भी बढ़ी है। लाहौर में शाहदरा में एक मुकदमा दर्ज किया गया है जो नून लीग की तकरीबन जो सारी क़यादत है उसको गद्दार डिक्लेयर कर देने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 44 कायदीन मौजूद हैं, जिसके अंदर मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शाहिद खाकान अब्बासी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी मौजूद। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की उसमें मौजूदगी जो है ना, ये सबसे अचंभे की भी और हैरत की और उसके साथ साथ परेशानी की बात भी। लेकिन जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसके बाद हुकूमती वज़रा की, वो और भी ज़्यादा परेशान क्यों नहीं। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म लाइल्म है, उनको नहीं मालूम है कि उनकी मतलब उनको नहीं अंदाज़ा कि ये गद्दारी का मुकदमा। और ये भी कहा कि गद्दारी की तो बातें, हम बगावत की बात कर रहे हैं, हम गद्दारी की तो बात ही नहीं कर रहे। ये एक शहरी ने जो है वो दायर की है FIR, और ये शहरी जो है ये उसका इनिशिएटिव है। लेकिन आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है कि थाना कल्चर में किसी भी FIR का इंदराज जो है कितना पेचीदा और मुश्किल मरहला होता है, ख़ास तौर पे जब आप एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल लीडरशिप के खिलाफ किसी भी मुकदमे के इंदराज के लिए जाएं। तो वो एक शहरी जो है वो इस वक्त बड़ा इंटरेस्टिंग एक शख्सियत है जो कि इस मुकदमे के इंदराज में। आपको पता है द लास्ट स्टार जो हमारा प्रोग्राम है रात 11 बजे लगता है, उसमें ये शहरी मौजूद थे और इन्होंने बात ये की कि मैं तो नून लीग का कारकुन हूँ और मुझे अब ये जब से मैंने मुकदमा दर्ज करवाया मुझे तो कत्ल की धमकियाँ बैरून मुल्क से मिल रही हैं। और ये उसमें इंकशाफात कर रहे थे कि मुकदमा अपनी ज़ाती राय के तहत जो है मैंने दर्ज करवाया। उसमें इन्होंने ये गुफ्तगू भी की और ये सामने है कि जी मैं तो एक आम आदमी हूँ और मुझे बुरा लगा जो बातें मियाँ नवाज शरीफ ने कही हैं और बाकियों ने तायद की है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम इसके बारे में जानेंगे कि ये जो सब इस वक्त चल रहा है ये किस तरफ जाएगा। अभी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर राना सनाउल्लाह ने भी एक जो है छोटी सी उनका प्रेस टॉक थी और उसमें उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ आगे जाएंगे और अब PDM के ज़रिए हम हुकूमत को चैन नहीं लेने देंगे। लेकिन ये दावा मुस्लिम लीग नून का है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसके ऊपर इतनी ही मुत्तफिक है और इतनी ही इसके बारे में उनकी भी क्लियर है पॉलिसी लाइन? ये जानेंगे, हम बातचीत करेंगे। चौधरी मंजूर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी मंजूर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आसिफ अली जरदारी साहब ने उनके बारे में एक बयान दिया था ख्वाजा आसिफ ने, तो उन्होंने कहा कि किसी ने उनसे बयान दिलवा दिया होगा, किसी की ईमा पर बयान जो है उन्होंने दे दिया होगा और उनका मतलब जो है वो ऑपोजिशन में तकसीम का था। किस तरफ इशारा करना चाह रहे थे, वो कौन तकसीम करना चाह रहा है और क्या तकसीम हो जाएगी PDM? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस मौक़िफ़ को दिल पे लिया? नहीं, मेरा ख्याल उसकी वजाहत कर दी थी, मियाँ साहब ने भी कर दी थी और मरियम नवाज ने भी कर दी थी। वो उनका ज़ाती बयान था, उसका पार्टी पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं। पार्टी ने तो अपने आप को उससे डिस्टेंस कर लिया और फिर उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने माजरत भी कर ली। तो इस टाइम पे ऐसे बयानात वैसे देने नहीं चाहिए जिसका इत्तेहादों को नुकसान। जी ठीक है चौधरी साहब, ये बता दीजिएगा कि वैसे तो हर अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करती है, जो तहरीक की बात हो रही थी हर अपोजिशन बात करती है कि हुकूमत नाअहल है, मुल्क बहरान का शिकार है। यहाँ तक बात ठीक थी, अगर तहरीक चलाई भी जाती तो लोगों की सपोर्ट भी शायद होती। लेकिन जब मियाँ साहब ने तकरीरें की, मामलात कुछ बदले हुए लग रहे थे। आपको लगता है कि इस तहरीक को मियाँ नवाज शरीफ के बयानात के बाद कुछ झटका लगेगा?
नहीं, तहरीक को क्या झटका लगेगा? मसलन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो स्पेशली क्या कह रही है कि सब इदारे अपनी अपनी आनी हदूद में चले जाएं और सबको जो गलतियां हैं वो भी तस्लीम करनी चाहिए। मसलन सियासतदानों से जो गलतियां हुई हैं माजी में उनको तस्लीम करना चाहिए। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जो गलतियां हुई हैं वो अपनी गलतियां तस्लीम करें। ब्यूरोक्रेसी से जो गलतियां हुई हैं वो अपनी गलतियां तस्लीम करें। अदलिया से जो गलतियां हुई हैं वो अपनी गलतियां तस्लीम करें और मीडिया से जो गलतियां हुई हैं वो अपनी गलतियां तस्लीम करें और सारे मिलकर आगे बढ़ें। इसमें क्या गलत है कि सब अपनी अपनी आईनी हदूद में चले जाएं और सबको काम करने दिया जाए, ओपनली फेयर काम करने दिया जाए। जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने कहा कि जो क्रिटिसिज्म है, जो दूसरी राय है, वो जमहूरियत का हुस्न है, आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जब तक नहीं होंगी आप कैसे चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे? बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी गुफ्तगू से ऐसा लग रहा है जैसे आपको जो सख्त बयानियाँ है, जो मुजाहमत का बयानियाँ है, जिसे हुकूमत कह रही है नून लीग का मतलब अब तो मुल्क दुश्मन, रियासत दुश्मन, गद्दारी, बगावत के जो मामलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उससे इत्तफाक कर रही है। और दूसरा ये भी बताइएगा, ये जो इख्तलाफ हुआ है आप लोगों का जलसों के शेड्यूल के ऊपर, ये सिर्फ 18 अक्टूबर की डेट तक का था, बाकी जगहों पे अब हमआहंगी है, और क्यों ऐसा हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया? फैसले क्या आपसे पूछे बगैर किए जा रहे हैं कि कब जलसे होने चाहिए, कहाँ होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? नहीं, मौलाना खुद नहीं थे, उनके जो नीचे हैं लोग, उन्हें नहीं पता था कि 18 अक्टूबर को सानिया कारसाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर साल मनाती है। तो वो एक गलती हुई उनसे, वो कोई शऊरी नहीं थी, लाशऊरी थी, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है उसमें दोबारा तब्दीली आ गई। वो 18 अक्टूबर को हम तो हर साल सानिया कारसाज पे जलसा करते हैं, कारसाज के मुकाम पर, उस हवाले से तो वहाँ पे हम सबको दावत देंगे और उसके बाद 25 को उधर होगा जलसा। जी ठीक है सर, ये बताइए कि अपोजिशन पर सबसे ज़्यादा जो तनकीद हो रही है वो ये हो रही है कि जो आम आदमी के मसाइल हैं उसके गिर्द अपोजिशन का बयानिया इस वक्त जो है नहीं घूम रहा है, उसके गिर्द नहीं है, लेकिन वही पुराना जो सिविल मिलिट्री का तनाज़ा है उसकी आड़ में अपने जो ज़ाती मफादात हैं उनके हुसूल के लिए अपोजिशन कोशिश कर रही है। लेकिन एक इशू को आउट ऑफ प्रोपोर्शन उठाया जा रहा है और जानबूझकर उठाया जा रहा है, वो हुकूमत उठा रही है जानबूझकर, ताकि वो बाकी को बयानिया जो अपोजिशन का बयानिया है वो तो बड़ा सिंपल उसमें आ गया है। जो हमने 25 पॉइंट्स दिए हैं वही हमारा बयानिया है। उसमें महंगाई है, बेरोज़गारी है, मसाइल हैं, उसमें आइनी मसाइल भी हैं, उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल NFC अवार्ड है, बाकी सारी चीज़ें हैं, उसमें जजेस के तरीक़ेकार है अपॉइंटमेंट का, उसमें सारी चीज़ें हैं, उसमें मीडिया की आज़ादी है, सारी चीज़ें हैं उसमें। तो असल इशू जो है वो महंगाई है और बेरोज़गारी है, जो इस हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है उस पर टॉप पे तो वो है, लेकिन कुछ चीज़ों को ऐसे उठाया जा रहा है जानबूझकर उस तरफ धकेला जा रहा है। ठीक है, मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, बात जिससे भी करें ना तो हमें सब अच्छा है की रिपोर्ट मिलती है, लेकिन दुआ यही कि वाकई सब अच्छा हो हर तरफ ही। ये जो एक मुसलसल कन्फ्रंटेशन की इस वक्त सूरत हाल मुल्क में, आपको पता है इस दफ़ा अक्टूबर में क्या रेट है भला गंदम का? 2400 रुपया मन। पिछले साल ये दिसंबर में जाकर 2200 हुई थी, तो एक तूफान मच गया था। बिल्कुल अब सिंध के पास गंदम है, सिंध ने बीजी है पहले, तो अब वो आपकी बन ही नहीं रही सिंध और पंजाब की ये क्राइसिस। अब ये क्राइसिस, ये जो चीज़ें हैं ये फिर अवाम पिसती है, अवाम के मसाइल कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला तय हो जाए, मुख्तलिफ चीज़ें आती है, लेकिन ये जो मामला चल रहे हैं इसी पर बात करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद है। जनरल साहब बहुत शुक्रिया आपका। जनरल साहब, अपोजिशन एक तहरीक चलाने जा रही है, उस पर रियासत मुखालिफ जो बयानिया है उसकी छाप लग क्यों रही है? ऐसा क्या हुआ कि रियासत मुखालिफ होगी ये तहरीक? देखिए, बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब का एक, आप कह लीजिए कि एक बैकग्राउंड है, एक पीछे तारीख है जो चली आ रही है। उसमें जब जनरल मुशर्रफ ने इनको फारिग किया और उसके बाद का जो इनका दौर है उसमें ये काफी ऐसे मुतनाज़ा किस्म के बयान देते रहे। अभी जब ये वजीर आज़म नहीं बने थे, 2012-13 की बात है, तो आपको याद होगा 2008 का किस्सा वो अजमल कसाब वाला, इन्होंने वो चैप्टर खोला और पाकिस्तान को मुजरिम बनाने की कोशिश की। फिर भारत के जो विजिटर आते थे यहाँ पे, जर्नलिस्ट वगैरह, उनके साथ बात करते थे, जो दो कौमी नजरिए को ही तर्क कर दिया। अच्छा, अब उसमें वो वक्त गुजरा जब ये हुकूमत में आ गए तो कश्मीर की पॉलिसी पे बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली।
मोदी के साथ लाहौर में खुफिया मीटिंग्स की, खुफिया इन ए वे कि उसमें सरकारी बंदा कोई नहीं था, उनके सारे सरकारी मौजूद थे। अजीत डोवल भी था, उनका फॉरेन सेक्रेटरी भी था, उनका वो रॉ का चीफ भी था वहाँ पे। हमारी तरफ से मियाँ साहब थे और बाकी हमारे जितने भी लोग, नासिर जंजुआ थे, वो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, एजाज चौधरी फॉरेन सेक्रेटरी थे, इनको इजाज़त नहीं दी, ये रास्ते से वापस कर दिए कि आपकी ज़रूरत नहीं है। अब ये किसको पता है कि क्या बातें हुई, क्योंकि ये सरकारी बातचीत जब होती है, दूसरी साइड तो अपना पूरा डेलीगेशन लेके आई हुई है, तो इनका सबका रिकॉर्ड होना चाहिए फॉरेन ऑफिस में, जो नहीं है, किसी को पता नहीं है कि मियाँ साहब ने क्या बात की। इसी तरह वो जनरल वगैरह आता रहा, उससे ये, और फिर डॉन लीग तो वाज़ेह साजिश थी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, और उसकी तहकीकात भी इन्होंने खुद की, फिर उसके लेपापोशी करने की कोशिश की। लेकिन सर ये भी तो हकीकत है कि ये सब डॉक्यूमेंट तो दुरानी साहब ने अपनी किताब में भी कर दिया। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें एलिगेट आप समझें कि सिर्फ नवाज शरीफ को किया जा सकता है। लेकिन 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को इस रास्ते पे क्यों चलना पड़ा? उनका ये बयानिया जो है ये क्यों? आपके सामने ये कश्मीर के बारे में अगर इंतहाई कदम उठाया है भारत ने, उस वक्त तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नहीं है। सो मुल्कों के दरमियान ये जो सियासत है, इसका ज़िम्मेदार नवाज शरीफ को ठहराना, और वज़ीर आज़म 3 दफ़ा के इलेक्टेड जो नवाज शरीफ हैं, वो क्यों अब इतनी मुखालफत पे उतर आए कि वो रियासत मुखालिफ हो गए? इसके ख्याल, आपके ख्याल में कोई वजह है? देखिए, सियासतदान हमेशा गलत सिमत में ही चले। अच्छा, इस मुल्क में अगर इस मुल्क को दुरुस्त करना है तो इस मुल्क की अदालतें ठीक करनी होगी, अदालतों में सिलेक्ट से जो जज अपॉइंट करने उनका तरीकाकार दुरुस्त करना होगा, इसी तरह सियासत में गंद निकालना होगा। आज सियासत में क्या है? सियासत में लोटे भी मौजूद हैं, जमीन पे कब्जा करने वाले लैंड ग्रैबर भी मौजूद हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, और सियासतदान डिक्टेटर्स को बुरा कहते हैं। कभी कोई डिक्टेटर हुकूमत कर सकता है अगर सियासतदान उसका साथ ना दें? वही सियासतदान होते हैं, वो डिक्टेटर के साथ होते हैं, फिर वो डिक्टेटर गया तो फिर वो दूसरी तरफ आ जाते हैं, फिर वो बड़े बब्बे वतन और साथ वो बब्बे जमहूरियत कहलाना शुरू हो जाते हैं। यही सियासतदान है जो कि आप देख लीजिए कि ये बागियाना रवैया भी इख्तियार करते हैं। अब अगर ज़ियाउल हक बुरा था तो नवाज शरीफ कैसे अच्छा हो गया? परवान तो उसने चढ़ाया इसको। आप उसको तो सर पे बिठा लें और डिक्टेटरों को बुरा कहें तो फिर डिक्टेटर की तो हर चीज बुरी है। वो आपका रवैया गलत है कि आप डिक्टेटर की एक चीज को तो सर पे रख रहे हैं, दूसरी को बुरा भला कह रहे हैं, तो ये अपनी इस्लाह नहीं करते। अभी आप ये भी देखिए कि जब ज़ियाउल हक आया या जब परवेज मुशर्रफ आया, लोगों ने मिठाइयां बांटी, क्यों बांटी? वो इनसे तंग थे। अब इनको उन चीजों पे सोचना चाहिए कि हमसे लोग क्यों तंग थे, हम उसकी इस्लाह करें, अपनी इस्लाह करें, ताकि ये किसी के पास जवाब ही ना हो डिक्टेटर के पास या किसी और के पास हुकूमत में आने का, क्योंकि हम अपने मामला ठीक कर लेंगे। असल चीज ये है, जन साहब कह रहे हैं कि अपनी इस्लाह करें। जन साहब बहुत सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, उनका कि जब भी कोई डिक्टेटर आता है जिसकी बात करें, यही सियासी लोग होते हैं जो फिर उसका भी साथ देते हैं। बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे असल मर्ज की भी, असल रियल कैंसर। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में इतने लोग, जितने दूसरी बड़ी वजह अम्मात जो है वो कैंसर है। बिल्कुल, मतलब ज़्यादा लोग जो है वो कार्डियक अरेस्ट से, हरकत कल्ब की वजह से या दिल के अमराज की वजह से अम्मात का शिकार होते हैं। लेकिन कैंसर एक खामोश और बहुत बड़ी रीज़न है। वजह इसकी ये है कि बिल्कुल खामोश रहता है, साइलेंट रहता है, अंदर ही अंदर इंसान को चाट जाता है, फैल जाता है। एक रिसर्च जो की गई है, जो कि हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, डाउ यूनिवर्सिटी की तहकीक है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मुंह का कैंसर है ये कराची और उसके इर्द गिर्द जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है। जो कराची की डाउ यूनिवर्सिटी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट हमें दी है, उसमें इंकशाफ किया है कि मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा आम है, और ये बैनुल अक़वामी तिब्बी जरीदे में इसकी इशाअत का भी कहा गया है। 10 बरस के दौरान कराची के मर्दों में मुंह के कैंसर के 22,000 से ज़ायद केसेस। और इसकी वजह पता है क्या हुई? पान, गुटखा, छालिया, गर्म मशरूबात का भी मैंने पढ़ा था कि उसमें गर्म मशरूबात का भी जिक्र है। उस पर बात करते हैं। डॉक्टर आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं डाउ यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये जो एक तहकीक है, इस हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा, और वजूहात क्या हैं कि जो मुंह का कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ गया, और दीगर जो कैंसर की फॉर्म्स हैं उस हवाले से भी बताइएगा।
अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे ऑनलाइन लेने के लिए और इस टॉपिक पे डिस्कशन इनिशिएट करने के लिए। देखें, वजूहात की तो अगर हम 1 by 1 कैंसर्स की बात करते हैं तो सबसे जो कॉमन कैंसर है वो, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि ओरल कैंसर्स जो कि मुंह के कैंसर हैं वो कराची में बेतहाशा बढ़ रहे हैं, इतने ज़्यादा कि इसकी मिसाल पाकिस्तान के किसी और शहर में नहीं मिलती। और इसकी बुनियादी जो वजह है वो तंबाकू का इस्तेमाल है। आपको पता है कि कराची में देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टोबैको जो इस्तेमाल होता है, जिसमें पान, गुटखा, छालिया, मावा, सिगरेट, ऑल दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू नो। और ये इसकी नंबर 1 प्रिवेंटेबल कॉज है कि अगर इस पर हमारे रेलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज कोई एक्शन लें और इसे मिनिमाइज करें टोबैको के यूज को, तो इस कैंसर पे हम काबू पा सकते हैं। दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन कंट्रोल। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात इस रिसर्च के हवाले से जो मैं तमाम आप जैसे कोलीग्स के साथ शेयर भी करता हूँ आगाही के लिए भी, कि देखें पाकिस्तान इस हवाले से इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ कोई नेशनल कैंसर रजिस्ट्रेशन सिस्टम फंक्शनली एग्जिस्ट नहीं करता। ऑफ एंड ऑन बॉडीज कायम हुई हैं जो कैंसर के केसेस को रजिस्टर करती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दे हैव नॉट बीन इफेक्टिव। उसका रिजल्ट क्या है? उसका देखें रिजल्ट ये है कि आज अगर आप मुझसे पूछें कि ट्रू नंबर पाकिस्तान में कैंसर्स का क्या है, तो मेरा जवाब बीइंग द रिसर्चर इन दिस फील्ड ये होगा कि शायद वी डोंट नो, क्योंकि एक नेशनल बॉडी नहीं है जो हर कैंसर के केस को रजिस्टर करे। ये हमारी रीजनल एफर्ट्स हैं। डाउ कैंसर रजिस्ट्री ने 10 साल के कैंसर्स अभी इशू किए हमने कि कौन से कैंसर्स कॉमन हैं, सो दैट्स अ रीजनल एफर्ट। जरूरत इस बात की है कि एक नेशनल लेवल पर एक इदारा हो जो कैंसर रजिस्ट्रेशन को इफेक्टिवली रजिस्टर करे। दुरुस्त फरमाया डॉक्टर साहब। ये भी फरमाइएगा कि ये जो रिसर्च की गई है ये 10 साल के अरसे पे मुहित है, आपने बताया ये किन एरियाज में कंडक्ट की गई, कोई खास इसके सैंपल्स जो थे वो कहाँ से लिए गए, और आपके ख्याल में वो 10 जो आप कह रहे हैं बड़े कैंसर्स जो कि फैल रहे हैं वो कौन कौन से हैं? देखें, ये जो सैंपल्स का आपका सवाल है, ये रिसर्च की गई है डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में। हमारी एक कैंसर रजिस्ट्री है हमारी यूनिवर्सिटी में जिसे हम कहते हैं डाउ कैंसर रजिस्ट्री। अच्छा, ये मामला इस तरह से है कि डाउ यूनिवर्सिटी में देयर इज अ डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी व्हिच इज कॉल्ड डाउ लैब्स, और उसके कलेक्शन पॉइंट पूरे सिंध में है। वी हैव मोर देन 50 कलेक्शन पॉइंट्स, जिसमें तकरीबन 30 के करीब कराची में हैं, और इसके बाद 15-16 कलेक्शन पॉइंट सिंध में हैं। देन वी आल्सो हैव कलेक्शन पॉइंट्स ऑफ लेबोरेटरीज इन बलूचिस्तान। अब वहां ये कैंसर के पेशेंट्स रजिस्टर होते हैं, अपने सैंपल्स जमा कराते हैं। तो स्टैटिस्टिकली हम रिसर्च की जबान में ये कहते हैं कि जो हमारा सैंपल है दिस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल सिटी, यानी इसमें पूरे कराची के तमाम एरियाज की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। अब आपकी बात रही कि इसमें कौन से कैंसर्स कॉमन हैं। देखें, सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर अगर फीमेल्स की हम बात करें तो वो अभी भी ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन जो अलार्मिंग बात है कि नंबर 2 मोस्ट कॉमन कैंसर फीमेल्स में है ओरल कैंसर। नाउ दिस इज वेरी अलार्मिंग। एंड नंबर 3 इज इसोफेगस। ग़िज़ाई नाली के जो कैंसर्स हैं वो टॉप 10 कैंसर्स में शामिल हो गए हैं। 10 साल पहले ऐसा नहीं था। खुराक की नाली जिसमें इसोफेगस है, स्टमक है, लिवर है, कोलोन है, इंटेस्टाइन है, इनके कैंसर्स अब टॉप 10 कैंसर्स में शामिल हैं। और अगर मेल्स की बात करें, मर्द हजरात की, तो नंबर 1 कैंसर मर्द हजरात में वो मुंह का कैंसर है। और मैंने जैसे आपसे कहा उसके नंबर इतने ज्यादा हैं कि पूरे पाकिस्तान में उसकी नजीर नहीं मिलती। कराची बहुत बुरी तरह मुंह के कैंसर से अफेक्टेड हो रहा है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कोई इस बारे में भी तहकीक की गई कि क्या वजूहात के बारे में भी तायन हो सका कि कोई ऐसा कॉमन फैक्टर आइडेंटिफाई हुआ हो? जैसे आपने कहा तंबाकू, पान, छालिया, गुटखा के अलावा बाकी जो कैंसर्स हैं जेनेटिक भी हैं, या फिर ये कि कोई इसमें खुराक का, खाने पीने का, माहौल का असर भी है? देखें, कैंसर्स की 2 जो मेजर कॉजेज होती हैं उसमें एक कॉज है जेनेटिक्स, यानी इफ यू हैव बैड जीन्स, हम उसको कहते हैं कैंसर ऑन्कोलॉजी की टर्म्स में, कि अगर आपको विरसे में बुरी जीन्स मिली हैं, बुरी जीन्स से मुराद ये है कि यू आर मोर ससेप्टेबल टू कैंसर। सो दोज रीजंस वी कैन नॉट हेल्प देम। उनके लिए उन्हें कहते हैं नॉन प्रिवेंटेबल कॉजेज, उनके लिए हम कुछ खास इस वक्त कर नहीं सकते। दूसरी, ब्रेस्ट कैंसर इसकी एक बिल्कुल कॉमन एग्जांपल है कि देयर आर चांसेस कि अगर आपकी वालदा को, आपकी नानी को, आपकी खाला को, खानदान में किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो देयर आर चांसेस कि अगली जनरेशन में भी ब्रेस्ट कैंसर ट्रांसफर हो सकता है। सो ये तो हो गई जेनेटिक कॉज, जिस पे हम इस वक्त ऐसा ज्यादा कुछ कर नहीं सकते।
लेकिन जो प्रिवेंटेबल कॉजेज हैं उसमें मैंने आपसे कहा तंबाकू एक कॉमन वजह है। देखिए कराची में हमारी रिसर्च में ये नजर आया है कि ओरल कैंसर, इसोफेगस का कैंसर, लैरिंग्स जिसे हम साउंड बॉक्स कहते हैं, आवाज की जो झब्बी होती है हमारे सिस्टम में, उसका कैंसर, लंग कैंसर, ये तमाम कैंसर कंट्रोल किए जा सकते हैं अगर तंबाकू यानी टोबैको कंट्रोल किया जाए। अच्छा, इसके अलावा हॉट बेवरेजेस का इस्तेमाल जिसमें बहुत गर्म, बहुत ज्यादा गर्म अशिया जिसमें चाय है, कॉफी है, कहवा है, इसके अलावा बारबेक्यू का इंक्रीज इस्तेमाल, तो ये तमाम कॉजेज हैं जो पिछले 10 सालों में इनका कंजम्पशन कराची में बढ़ गया है और हमें वो हमारी रिसर्च में नजर भी आ रहा है कि इनकी कंजम्पशन एक वक्त होता डॉक्टर साहब, एक और बड़ा मसला ये है कि सरतान की या कैंसर की जो तशखीस है ये आखिरी स्टेज पर जाकर क्यों होती है? ऐसा क्या हमें पता लग सकता है कि हम जल्दी उसकी तशखीस कर सके, हमें मालूम हो सके कि शायद ये कैंसर हो सकता है? सर, इसमें 3 लेवल्स पे हमें लोगों की पार्टिसिपेशन चाहिए और उनका कंट्रीब्यूशन। एक तो फिजिशियन लेवल पे यानी हमारे लेवल पे कि हम ज्यादा से ज्यादा आगाही फैलाएं। लोगों को पता ही नहीं होता, हमारी मासूम आवाम को ये मालूम ही नहीं है कि जी अगर ये मसला हो रहा है तो फौरन डॉक्टर के पास जाना है। वो लेट स्टेजेस में पहुंचते हैं। मसाइल बता दीजिएगा डॉक्टर साहब, वो सिम्टम्स बता दीजिए जो आप समझते हैं अलार्मिंग है कि रिपोर्ट विद देम। आप उन्हें मामूली ना समझें, भूख नहीं लग रही, नींद नहीं आ रही, वजन कम हो रहा है, मामूली ना समझें, डॉक्टर के पास जाएं फौरन। जो कॉमन कैंसर की अगर मैं बात करूं, ओरल कैंसर के हवाले से अगर मुंह में छोटा सा छाला निकलता है तो उसको बहुत सीरियस लेना चाहिए बिकॉज दिस मे बी द फर्स्ट साइन एंड सिम्टम टुवर्ड्स द कैंसर। तो एक छोटा सा छाला ओरल कैंसर के लिए। छाती में एक छोटी सी गुठली जिसे हम कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, आपको खुद अपनी बॉडी के बारे में पता होता है, छोटी सी गुठली अगर आपको महसूस हो फौरन डॉक्टर से रब्ता कीजिए। अगर आपको स्टूल पास करने में आपके जो बाउल हैबिट्स जिसे हम कहते हैं उसमें जरा सी भी ज्यादती हो, कमी हो, पेचिश हो, आपने फौरन डॉक्टर से रब्ता करना है। बराए मेहरबानी ये कैंसर, गले में दर्द, खुराक खाते वक्त गले में किसी भी किस्म की खराश, किसी भी किस्म का दर्द, प्लीज विजिट योर डॉक्टर। 1 या 2 इनिशियल टेस्ट से हमें ये पता लग जाएगा कि मामला किस तरफ जा रहा है। जी ठीक है डॉक्टर आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब यही कह रहे थे कि अगर आपको ऐसे मसाइल हों तो फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, खुद डॉक्टर ना बनें। और उन्होंने ये जो बात की है ना कि कैंसर रजिस्ट्रेशन को एक ऐसी अथॉरिटी को ऐसा एक सेटअप होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अपना ख्याल कीजिए, एहतियात कीजिए और महफूज रहिए कोविड से भी और बाकी तमाम अमराज से भी। एक ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान में अभी हम बात कर रहे थे अमराज की, अब हम बात करेंगे इलाज की कि उससे हल कैसे निकालना है। सेब अपनी ग़िज़ाइयत के लिहाज से दुनिया का मशहूर तरीन फल है और एक सेइंग भी है बड़ी मशहूर, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। अब वो सही है या नहीं हमें इस बारे में नहीं मालूम, लेकिन हमें सेब की अफादियत का ज़रूर पता है। और आपको ये इल्म होना चाहिए कि पाकिस्तान में कितना सेब पैदा होता है। कोयटा में, बलूचिस्तान में, चमन में आजकल वैसे भी सेबों की बहार है और वहाँ पर खूबसूरत लाल रंग के सेब जो हैं वो आपको बहुतात में मिलते हैं। पाकिस्तान जो है ना वो 10वें नंबर पर है सेब की पैदावार में पूरी दुनिया में। और लेकिन जो हमारे काश्तकार हैं वो ये शिकवा करते हैं कि हमें वो सहूलियात नहीं दी जाती, हम इससे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को पैसा कमा के ज़र मुबादला जो है पाकिस्तान को दे सकते हैं। आप देखें तो तकरीबन 25% जो है वो केपी में होता है, बाकी 60 से 65% जो है वो बलूचिस्तान में जो है ये सेब हो रहा है। इसीलिए फलों की टोकरी कहा जाता है बलूचिस्तान को। आपको पता है हमजा, पूरी दुनिया में जाएं तो पाकिस्तान के सेब, आम की हम मिसाल देते हैं, सेब जैसा भी जूसी, खुश जायका, उसके अंदर एक ख़ास फ्रेगनेंस भी होती है, नहीं मिलता। बहुत सारे दुनिया के जो सेब हैं वो जायके में हमारे मुल्क के सेब का मुकाबला नहीं कर सकते। आपने शुरू में क्या कहा था, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। लेकिन खुद हमें डॉक्टर भी नहीं बनना चाहिए, हमें कभी कभी ना डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। अगला जो हमारा मामला है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो ये है कि एक भारतीय अदाकारा है, उन्होंने कीटो डाइट की है जिसके बाद उनका इंतकाल हो गया है। और ये वो परेशान कुन बात है। ख़वातीन डाइटिंग बहुत जिसे कहना चाहिए ना आराम से समझती हैं, इसमें कोई मसला नहीं। और कीटो डाइट एक बहुत मशहूर ज़माना डाइट थी, जिसे कहना ज़बान ज़द आम थी। हर एक शख्स से कहता था बस प्रोटीन खाएं, कार्बोहाइड्रेट छोड़ दें और वज़न कम करें। लेकिन आपके सामने मिसाल आ गई है कि इस तरह की सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ डाइटिंग जो कितनी ख़तरनाक हो सकती है। 27 साल थी वो, कोई ऐसा नहीं था कि वो मतलब कि कोई बड़ी एज थी उनकी, बड़ी अफसोसनाक बात है। 27 साल थी वो। और इस बारे में हम जानेंगे, हमारे साथ हैं माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर सारा फारूकी। गुड मॉर्निंग फॉर जॉइनिंग अस।
थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे बताइएगा सारा कि पहले तो सेब के बारे में बता दीजिए कि कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, कितना इस्तेमाल करना चाहिए, किसको करना चाहिए। वैसे तो सबको ही करना चाहिए। दिन में एटलीस्ट 2 to 3 सर्विंग्स आपकी फ्रूट्स की होनी चाहिए और डिफरेंट फ्रूट्स की होनी चाहिए। लेकिन सेब की ऑब्वियसली आपने बात की है, बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, इसमें विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद हैं। ओवरऑल आपकी पूरी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सुबह मॉर्निंग में जैसे नाश्ते के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इवनिंग में जैसे आप कभी ऑफिस से वापस आए हैं तो अपने लिए एज अ स्नैक जो है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत और ये बच्चे बूढ़े सबके लिए है, कोई भी सबके मर्ज लिए है, कोई शुगर पेशेंट, सब लोग यूज़ कर सकते हैं। शुगर पेशेंट्स भी हर कोई यूज़ कर इसका सकते कोई टाइम तो नहीं है ना कि जैसे होता है कि जी कि इस रात टाइम को लेना नहीं चाहिए, खाना। इस टाइम नहीं, इसके लिए कोई टाइमिंग्स नहीं है। आप डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं, आप इवनिंग में भी, मॉर्निंग में भी, जब भी आपके पास टाइम हो। लेकिन एटलीस्ट 2 to 3 सर्विंग्स आपकी दिन में होनी चाहिए। अच्छा, अब कीटो डाइट का भी हमें बता जी। दीजिएगा कि ये क्या इस तरह की तो बेशुमार डाइट्स है, हर रोज़ एक नई डाइट जो है वो आई होती है मार्केट जी। में कि अब ये करें इससे वजन कम हो जाए। सबसे पहले ना ऑडियंस को ये समझने की ज़रूरत है कि कीटो डाइट बेसिकली जो ओरिजिनली जो डिज़ाइन हुई थी एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए, मतलब जिनको सीजर्स पड़ते हैं उनके लिए जो है ये डिज़ाइन होती है। मिर्गी का दौरा जिन्हें पड़ता है उनके लिए, उनकी सिर्फ वो सीजर्स को कम करने के लिए, उस इफेक्ट को कम करने के लिए, ये सिर्फ ये भी तब उस सूरत में दी जाती है अगर मेडिकेशन सही से प्रॉपर्ली काम ना कर रही हो। बहुत कैलकुलेटेड अमाउंट में बहुत हाई फैट डाइट दी जाती है, अराउंड 80 to 90% फैट्स होता है और उसमें कार्ब्स 5 to 10% होता है, और बाकी जो प्रोटीन्स है वो मॉडरेट अमाउंट में दी जाती है, यानी 15 से 20% जो है वो प्रोटीन होती है। तो लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ये मार्केट में चीज़ आ गई, क्योंकि लोगों ने देखा इससे बहुत जल्दी वेट लॉस हो रहा है, तो उन्होंने इसको मार्केट में अब ले आए हैं। अब लोग इसको जो है धड़ाधड़ फॉलो कर रहे हैं। वो किसी से पूछते भी नहीं हैं, किसी न्यूट्रिशनिस्ट को भी विजिट नहीं करते, खुद ही इंटरनेट से देखा और उस चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया। इसके असरात क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं। अगर आप देखें तो शुरू में सबसे पहले जो लोग ये चीज़ फील करेंगे, कीटो फ्लू होता है इसमें। कीटो फ्लू इज़ बेसिकली कि उसमें नौजिया होगा, वीकनेस होगी, आपसे कॉन्सेंट्रेट नहीं होगा काम पे, आप रोज़मर्रा के जो काम करें वो नहीं कर सकेंगे। माइग्रेन हो सकता है, सर में दर्द, शदीद दर्द होता है और वीकनेस रहती है, और जिसे कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता फिर ये होता है कि विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। उससे फिर हेयर लॉस, स्किन ख़राब होना और इस तरह की कंडीशंस होना शुरू हो जाती है। ठीक है भाई, यहाँ पे तो हमने देखा कि मौत तक वाकई हो बात गई चली है। गई है। ये कैसे मैं आपको इसके बारे में भी बता देती है हूँ। क्या क्या, थोड़ा सा ये भी मेरे जैसे लोगों को बताएं बिल्कुल, कि ये चीज़ें आप छोड़ देते हैं, ये नहीं छोड़नी। कीटो डाइट पे जब आप हाई फैट डाइट जब आप फॉलो करते हैं, उसके अंदर देखना ये होता है कि आप हेल्दी फैट्स यूज़ कर रहे हो। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, वो सैचुरेटेड फैट्स यूज़ करते हैं, एनिमल फैट, बटर, चीज़, इस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं। उससे फिर ये होता है कि ऑटोमेटिकली बॉडी में जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ होना शुरू हो जाना। कई लोगों को आगे जाके अगर ज़्यादा देर तो फॉलो करेंगे तो हार्ट पेशेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, वो आर्टरीज में आपके ब्लॉक होना शुरू हो जाएगा, फैट डिपॉजिट होने लगेगा तो कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होगा। कई लोगों में फैटी लिवर भी हो जाता है इसकी वजह से। किडनीज़ आपकी तब इफ़ेक्ट होती हैं अगर तो आपकी किडनी एलिमेंट पहले से है किसी वजह से, जैसे कि आप जिन एक्ट्रेस की बात करें उनको किडनी का प्रॉब्लम था, उस सूरत में उनको कीटो डाइट बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए था। मगर हम बहुत सारे लोग तो टेस्ट भी नहीं कराए होते, बिल्कुल पता ही नहीं होता कि हमें कोई किडनी ऐसे ही एग्जैक्टली लोगों को ये समझना चाहिए कि फॉर एग्जांपल जैसे फैटी लिवर की मैं बात कर रही हूँ, शुरू में आपको आइडिया भी नहीं होता कि आपको ये कंडीशन है। बहुत लेटर स्टेज पे जाके अगर आप कभी अपना टेस्ट करवाएं, LFTs करवाएं, तो आपको आइडिया होता है कि वो अच्छा ये डिजीज़ इस पर्सन को है, और अगर वो उस दौरान कीटो डाइट फॉलो कर रहा है तो वो अपना नुकसान कर रहा है। ठीक है, तो कहने की बात ये है कि लोगों को ये देखना चाहिए कि किसी न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, किसी को विजिट करें, अपना प्रॉपर असेसमेंट करवाएं, उसके बाद कोई प्लान फॉलो करें। जो कोई भी कर रही हैं इस वक्त धड़ाधड़ डाइट कर रही हैं, कुछ भी नहीं खा रही, एक चाय का कप, ग्रीन टी और फ्रूट ले लिया थोड़ा सा, उनको क्या रिकमेंड करेंगे? कोशिश ये करें कि हेल्दी फूड्स का इंटेक ज़्यादा करें। मतलब कि अगर आप नॉर्मल भी जो चीज़ें आप खा रहे हैं ना दिन में, अगर आप उसमें थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल कर लें, आप आराम से वेट लूज़ करें। आपको किसी चीज़ में रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। अब कीटो डाइट फॉलो करते हुए लोग क्या करते हैं, हर चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कार्ब्स का बिल्कुल इंटेक नहीं करते। अगर कोई 1800 कैलोरीज का भी प्लान फॉलो कर रहा है तो उसमें वो 15 ग्राम सिर्फ कार्ब्स ले रहा होता है। 15 ग्राम आपके सिर्फ एक सेब में होता है। ठीक है, उसके अलावा सारे फ्रूट्स बंद, आप कोई वेजिटेबल्स नहीं खा सकते, आप डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते, उसके अंदर कार्ब्स है, हर चीज़ में कार्ब्स है, किस किस को ख़त्म करेंगे, रोटी चावल हर चीज़ के अंदर कार्ब्स है। तो प्रोटीन का इंटेक ये लोग ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अब जैसे जिनका आप जिक्र करें, उन्होंने अपना प्रोटीन इंटेक इंक्रीज़ कर लिया उस सूरत में। अब उसमें क्या है कि जब किडनी प्रॉब्लम हो और आप प्रोटीन का इंटेक एक्सेस अमाउंट में लेना शुरू हो जाते हैं तो किडनी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने लग जाती है, नेगेटिव इम्पैक्ट आने लगता है और फिर जो है किडनी फेल हो जाती है। लेकिन आप सारा हमें ये भी बताएं कि वो एक्ट्रेस थी, एक चीज़ मतलब जो पहले दिमाग में
आती है कि बिल्कुल। उन्होंने यकीनन किसी न्यूट्रिशनिस्ट से बात की होगी जी। और उन्होंने शायद ये प्लान उनको जो है दे दिया हो, तो कैसे न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये भी बता दें। वैसे तो नॉर्मली कोई भी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट ये सजेस्ट नहीं करेगी कीटो डाइट कभी भी नॉर्मल इंडिविजुअल को। मतलब मैंने अपने पूरे करियर में कभी किसी को कीटो डाइट नहीं सजेस्ट की, इसलिए मतलब मेरे के पास नहीं जाते, खुद ही से करते हैं। एग्जैक्टली मैंने हमें तो रातों रात पतले होना। हाँ जी, हॉस्पिटल में एपिलेप्सी के पेशेंट्स को ज़रूर सजेस्ट किया है, लेकिन कभी भी बाहर किसी नॉर्मल इंडिविजुअल को कभी भी सजेस्ट नहीं किया। नॉर्मल जिसे कहते हैं कि बैलेंस डाइट से वेट लॉस बहुत आराम से हो सकता है, अगर तो वो प्रॉपर्ली किसी को विजिट करें, अपनी असेसमेंट करवाएं। क्योंकि कीटो डाइट फॉलो करने के बाद एक तो अगर आपने बहुत जल्दी वेट लूज़ कर भी लिया है, आप वापस बहुत आसानी से रीगेन भी कर सकते हैं। आप ये ऐसी डाइट है सस्टेनेबल नहीं है, आप ज़्यादा देर तक इसे फॉलो ही नहीं कर सकते। आप कब तक हाई फैट डाइट पे रहेंगे? इवेंचुअली आप कभी बाहर जाएंगे, अपने फ्रेंड से मिलेंगे, कुछ खाना पीना कुछ एक्स्ट्रा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका कार्ब्स का इंटेक बढ़ जाएगा और फिर वापस आपकी बॉडी शिफ्ट हो जाएगी और वो नॉर्मल मैकेनिज्म की तरफ आ जाएगी और फिर आपका वेट गेन होना शुरू। तो ये रवैया क्यों है? हम डॉक्टर्स के पास जाना क्यों पसंद नहीं करते? क्या हम खर्चा नहीं करना हाँ, चाहते, या पैसे बहुत फिर हम लेते हैं वैसे डॉक्टर्स। कहते हैं कि जी के डॉक्टर्स का हमें तो पता ही है, गूगल करेंगे, गूगल पे सब कुछ गूगल निकल आता है। डॉक्टर गूगल डॉक्टर जो है ना, बेसिकली कई दफ़ा जो मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं तो वो सबसे पहले मुझे यही बताते हैं, मैंने गूगल पे ये देखा था, मैंने वो प्लान वहाँ से देखा है। अब अक्सर औकात गूगल के ऊपर कोई डॉक्टर्स ने नहीं ये पोस्ट की होती डाइट प्लान्स, ये नॉर्मल लोग, हमारे जैसी लोग होते हैं जो कि अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं, अपना कोई प्लान खुद से लगा देते हैं और लोग उधर से ही फॉलो कर लेते हैं। हर प्लान सबके लिए नहीं होता, हर किसी के लिए कैलोरिक रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, सबकी एज डिफरेंट है, ठीक है, सबके वेट डिफरेंट है, हाइट डिफरेंट है, सबकी हेल्थ प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं। आप सबके लिए एक ही तरह का प्लान नहीं फॉलो कर सकते। और कीटो डाइट जो है इवेंचुअली आपको उसका नुकसान लाजमी होता है, वाइटामिन मिनरल्स की सिवियर डेफिशिएंसी हो जाती है और लॉन्ग रन में हेल्थ पे बहुत बुरा इफेक्ट। अच्छा, ये तो चले कीटोस तो चले, फिर भी कुछ खा लेते हैं, उनके बारे में भी बताइए जो मुकम्मल फाका करते हैं, जो कुछ भी नहीं खाते। अच्छा, ये भी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ टी या कॉफ़ी पे या तो रह रहे होते हैं, वो ज़्यादा खा नहीं रहे होते कि भी हमारा वेट लॉस, और कई लोगों का वेट लॉस नहीं भी होता। इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि आपकी बॉडी स्टारवेशन मोड पे चली जाती है। हमारी बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है, जब भी आप नहीं खाएंगे, प्रॉपर्ली नहीं इंटेक करेंगे तो आपकी बॉडी जो है ना खुद को प्रिजर्व करने की कोशिश करती है, आपका तब भी वेट लॉस प्रॉपर्ली नहीं होता, डेफिशिएंट होने लग जाती है बॉडी, बाल गिर रहे हैं, स्किन ख़राब हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, इस तरह के डिफरेंट प्रॉब्लम्स में पड़ जाते हैं। और एक्सेसिव एक्सरसाइज करें, एक्सेसिव फाके करें, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अच्छा खाएं, अच्छा खाएं मतलब ऑर्गेनिक फूड्स का ज़्यादा इंटेक करें, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स का, डेयरी प्रोडक्ट्स का भी इंटेक करें, लीन मीट का इंटेक करें, ठीक है। मटन और बीफ का वंस ट्वाइस अ वीक आप ले सकते हैं, चिकन फिश का आप इंटेक करें। ये तमाम चीज़ें ओपन अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाई और हम ही अगर उसको नहीं प्रॉपर्ली तरीके से करें। डॉक्टर सारा बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो तवाज़ुन जो है ज़िंदगी में वो की है जो कि हमें बताया गया है, कम खाना, कम बोलना, कम सोना, कि ये हिकमत भी है, इबादत भी है, सेहत भी है। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये वो ऑथेंटिक फार्मूलाज हैं जो हमें तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता चलते हैं, और यही आज आपको सारी साइंस जो है वो बताती चली जा रही है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। दुनिया में वही लोग अच्छे हैं जो कि दुनिया और इंसानियत के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये कंट्रीब्यूट किया गया जिनको कि नोबेल इनाम दिया गया है। नोबेल इनाम देने का आगाज़ किया गया था 1901 में। मुख्तलिफ शोबों में जो लोग आला कारकर्दगी दिखाते हैं, कोई अहम इजाद करते हैं, दरियाफ्त करते हैं, उनको दिया जाता है। और अब जो दिया जा रहा है तिब का नोबेल इनाम, तो ये मुश्तरका तौर पर 3 साइंसदानों को दे दिया गया है जिन्होंने कि हेपेटाइटिस सी के ऊपर एक रिसर्च की थी, और 1989 में दरियाफ्त जो इन्होंने की थी उसकी वैक्सीन, उससे करोड़ों लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो है हार्वे अल्टर हैं, माइकल हूटन हैं और चार्ल्स राइस हैं, इन तीनों को जो है मुश्तरका तौर पर ये नोबेल इनाम दिया गया है। कोरोना वायरस के पेश नज़र स्वीडन में होने वाली ये जो नोबेल इनाम की जो तकसीम की रिवायती तकरीब हुआ करती थी वो तो अब नहीं हुई। अब इन लोगों को पहुँचा दिए जाएंगे ये इनाम, और इनामात मुतल्लिका ममालिक तक देंगे और वो फिर इन साइंसदानों को देंगे। ये इंसानियत की कितनी बड़ी खिदमत कर रहे हैं। ये नोबेल इनाम तो चले दुनिया में उनको मिल रहा है, लेकिन इंसानियत कितनी बड़ी खिदमत। इनकी तहकीक की वजह से हेपेटाइटिस सी जो है वो प्रिवेंटेबल हो गया, वरना हेपेटाइटिस सी जो है उसकी वैक्सीन आ गई, और उसकी वजह से अगर वो वैक्सीन लग जाए तो आप बच सकते हैं, टाइमली अगर लगा ली जाए। पाकिस्तान प्रेवलेंस में हेपेटाइटिस में एपिडेमिक लेवल तक है, बहुत ज़्यादा तादाद है पाकिस्तान में हेपेटाइटिस के मरीज़ों की। सो ये हेपेटाइटिस सी एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वैक्सीन लग सकती है और इससे बचाव मुमकिन है, और ये इस सहरा जाता है इन 3 लोगों को जिनको नोबेल इनाम दिया गया। सो पूरी इंसानियत, ये इनाम मिलना तो एक बात है, लेकिन पूरी इंसानियत इनकी मशकूर
है और रहेगी जब तक लोग इनकी इस इजाद से, इनकी इस दवाई से, इस मेडिसिन से इस्तेफादा करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अब हमें एक ब्रेक की जानिब जाना है। स्टे विद अस, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। खुशामदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। हमजा, आपने अर्तुगरुल गाजी देखा होगा। बिल्कुल देखा मैंने। उसमें आपने देखा कि किस तरह से वो ब्लैक प्लेग फैलाने की कोशिश की जाती है। वो कोशिश करते हैं कि मुल्क में या उस कौम में ऐसी वबा या ऐसा मर्ज डाल दिया जाए जिसकी वजह से ये तबाह हो जाए, ये बर्बाद हो जाए, और ऐसी ही साजिशें जो हैं ये चलती रहती हैं। लेकिन ये इस दफ़ा बदकिस्मती है कि हम ये साजिश अपने खिलाफ खुद कर रहे हैं। पूरी दुनिया ने पोलियो का जो वायरस है उसका खात्मा कर लिया है, समेत अफ्रीका, कॉन्गो जैसे नाइजीरिया जैसे ममालिक जो है, वहाँ के बच्चे पोलियो से महफूज हो गए हैं। और उसी पोलियो की वैक्सीन का पाकिस्तान में इस्तेमाल को हम कंट्रोवर्शियल कर देते हैं क्योंकि पाकिस्तान जो है वो क्रिपल्ड रहे, पाकिस्तान की आने वाली नस्लें जो हैं वो पोलियो से महफूज। अब आप देखें, बलूचिस्तान में 9 माह की एक बच्ची है, उसमें इसकी पोलियो की जो है तस्दीक हुई, और फिर जब पता लगा, उसके टेस्ट भेजे गए, नमूने भेजे गए, तो वालिदैन ने बताया जी हमने तो पोलियो के कतरे ही नहीं पिलाए थे। और 63% पंजाब के 63% जो सीवरेज के नमूने उनमें पोलियो है। आपको पता है कि झंग और फैसलाबाद में पोलियो की जो खतरनाक किस्म जो कि पहले पाकिस्तान से रेडिकेट हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, CVDP, उसके केसेस रिपोर्ट हुए। तो ये ऐसी चैलेंजिंग सूरत हाल है। हर वो बच्चा जो कि 5 साल की उम्र तक है, ज़रूरी है कि उसे पोलियो की जो जारी मुहिम है इसमें 2 कतरे पोलियो के पिलाए जाएं ताकि वो महफूज रह सके। लाजमी पिलाए जाएं। और ऐसा नहीं है कि आपने एक दफ़ा पिला लिए हैं तो फिर अगली दफ़ा जब आपको बेल दी जाएगी आपने दरवाज़ा ही नहीं खोलना, अगली दफ़ा भी आपने पिलाने हैं। 5 साल तक मुसलसल हुकूमत इतनी कोशिश कर रही है, आपकी रियासत इतनी एफर्ट कर रही है। जो आप देखें पोलियो वर्कर्स हैं उनके ऊपर फायरिंग की जाती है, उनको धक्के दिए जाते हैं, गालिम गलोच होती है। आपका ये रवैया जो है ये ठीक नहीं है। वो आपके बच्चों के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए काविश कर रहे हैं, तो उनके साथ आप ताउन कीजिए। डॉक्टर गौहर रहमान, अस्सलाम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। बताइएगा कि ये पोलियो में सर्ज क्या हम कह सकते हैं इसको? ये इस साल अब तक 9 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। पिछले साल इस वक्त तक सिर्फ 5 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए थे। वालिदैन ताउन नहीं कर रहे। क्या वजह है कि पोलियो के केसेस जो हैं पाकिस्तान से ख़त्म नहीं हो पा रहे? अस्सलाम वालेकुम फरा, मैं आपको थोड़ी सी तस्दीक करूं कि ये इस वक्त पाकिस्तान में टोटल 73 केसेस रिपोर्ट हुए हैं एंड वेरी रिसेंटली, जिसमें 22 केसेस खैबर पख्तूनख्वा में हैं, 22 केसेस बलूचिस्तान में हैं, 22 केसेस सिंध में हैं, और अभी नए केसेस आ गए हैं पंजाब में। तो ये जो सर्ज आया है ये बड़ा रिसेंटली। मैंने जो बातें करनी थी आम आदमी हम लोगों के लिए वो तो आपने कर दी है, वो बड़ी खूबसूरती से आपने पेश किया कि ये जो पोलियो का वबा है और पोलियो का जो मर्ज़ है वो हमारे लिए एक बहैसियत कौम और फिर बहैसियत पूरी दुनिया में हमारा जो प्राइड है, जो फ़ख्र है, सिर्फ एक ही चीज़ है जिसकी वजह से हम हर जगह पे हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। हमें जो 2000 पीछे देखें 2014 से लेकर 2018 तक हम बिल्कुल इस वर्ष पे पहुंच गए थे कि पाकिस्तान से पोलियो ख़त्म होने वाला था। सिर्फ 4-5 केस रह गए थे। फिर अचानक उसमें जो अभी जितने भी आप रिसर्च पेपर्स देखे पाकिस्तान ही के, जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ है, हमारा नेशनल NIH है, उनकी और फिर हमारा जो प्रोग्राम है, उन्होंने अपना ऑडिट रिपोर्ट में ये कहा कि जो पॉलिटिकल चेंजेस हुई, जो ब्यूरोक्रेटिक चेंजेस हुए इस प्रोग्राम में, उन्होंने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाए इस प्रोग्राम को, जो कि हम ना पहुंच सके उन बच्चों को जहां तक पहुंचना चाहिए था। अच्छा। उस प्रोग्राम में भी चंद ऐसी बातें थी जिनको चेंज करना चाहिए था, लेकिन चूंकि लीडरशिप उस वक्त इस बात को नहीं समझ रही थी, क्योंकि वो नॉन डॉक्टर्स थे, वो नॉन टेक्निकल लोग थे जो कि इस प्रोग्राम को लीड कर रहे थे। और अच्छा हुआ कि हुकूमत ने उसको बर वक्त उसका अजाला किया और उसको ठीक किया, और माशाल्लाह अभी इस वक्त जो प्रोग्राम
वाकई बैक ऑन द ट्रैक आ गया है, लेकिन काफ़ी देर हो चुकी है। उसमें जो है ना 2 बातें बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है वैक्सीन, ये जो हम वायरस है उसके ख़िलाफ़ जंग हम कर रहे हैं और हुकूमत लड़ रही है, एजेंसीज लड़ रही हैं, सब इसका स्पेशल प्रोग्राम इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है इस्लामाबाद प्रोविंस में, वो बड़ा ठीक ठाक ड्यूटी जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा डायलेमा है, सबसे बड़ी मुश्किल है, वो है आवाम की एक्सेप्टेबिलिटी। हम इस महाज पे थोड़ा सा पीछे रह चुके हैं। हम आवाम को ये नहीं समझा सके कि ये पोलियो जो है ना, ये एक माजूरी नहीं, ये एक मुहलिक बीमारी है और ये एक ऐसी बीमारी है जिसके मुहर्रिकात और जिसके इम्प्लिकेशंस पूरी दुनिया के लिए और हमारे लिए बहैसियत एक कौम बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। देखिए, एक वक्त ऐसा आ गया था जो पाकिस्तान के लिए पूरा वीज़ा कैंसिल कर रहे थे कि पाकिस्तानी अवाम ट्रेवल नहीं कर सकेंगे जब तक कि पोलियो इरेडिकेट ना करें। ये 2015 से लेके ये 18 में तो बिल्कुल इस तरह गया कि हमारे ऊपर जिस तरह इकोनॉमिक सैंक्शन लगते हैं, इसी तरह अब भी डर है कि हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाएं, क्योंकि दुनिया में अब 2 ही मुल्क हम रह गए, एक अफगानिस्तान और एक पाकिस्तान, बाकी पूरी दुनिया ने इरेडिकेट कर लिया। तो ये जो अवाम को जो पार्ट है, अवाम की तरफ से कभी भी ये डिमांड नहीं आई, हम इसको डिमांड नहीं बना सके, हम इसको एक सप्लाई के तौर पे हम हमेशा लड़ते रहे हैं। जब तक ये अवाम इसको खुद डिमांड ना करे कि मुझे पोलियो ड्रॉप पिलाएं, मेरे ख्याल में ये किस्सा बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारी पूरी अवेयरनेस आपकी मीडिया की अब इस वक्त जो चल रही है कैंपेन, माशाअल्लाह पहले तारीख में ये पहली दफ़ा है कि मीडिया के हर चैनल ने, पार्टिकुलरली आपके चैनल ने तो बहुत बड़ा, मैं रोज़ाना 2-3 इस किस्म के टॉक्स पे बात करता हूँ कि ये इन्होंने उजागर किया है, इन्होंने आवाम तक पहुँचना शुरू किया है। और इसमें जो हमारी खिलाफ जो जिसको हम एंटी वैक्सीन लॉबी कहते हैं, बदकिस्मती से वो बहुत हमसे भी ज़्यादा एक्टिव हैं और अफवाहें जल्द फैलती हैं बनिस्बत हकीकत के। तो जब अफवाहें, उन अफवाहों को खिलाफ लड़ना वो हमारा काम है, वो हम कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स जो हैं वो ये शिकवा करते हैं कि हमने बच्चे को कतरे पिलाए थे, बच्चे की वैक्सीनेशन हुई थी, बच्चे को बुखार हो गया था, बच्चे को तकलीफ हो रही थी। ये बातें कितनी दुरुस्त हैं, और अगर ये बातें दुरुस्त नहीं हैं तो हमें कैसे एजुकेट करना है पेरेंट्स को कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पूरी दुनिया में से जब पोलियो ख़त्म किया गया, यही वैक्सीन था। पूरी दुनिया में एक ही वैक्सीन है, अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, आप जहां भी ले लें, यही एक वैक्सीन है जो कि पूरी दुनिया में ये साबित कर दिया कि उन्होंने अपना पोलियो इसी वैक्सीन से ख़त्म किया। जहां तक इस वैक्सीन के पाकिस्तान में जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो हमारी लेबॉर्ट्रीज, अपनी जो NIH लेबॉर्ट्री है हमारी, वो तस्दीक शुदा, वहाँ से तस्दीक शुदा आती हैं, इसमें कोई अज्जा नहीं है। इसके साथ अगर बुखार होती है तो बुखार तो बच्चों को वैसे भी दूसरी चीज़ों से भी हो सकती है, और चीज़ों से भी हो सकती है, उस वक्त ज़ुकाम भी हो सकता है, उसका कोई और चीज़ भी हो सकती है। लेकिन उसके साथ ये लिंक करना, ये नहायत ही एक गलत तासुर है जो कि पेरेंट्स के जहन में है, जिसको हमने क्लियर करना है कि ये बच्चों के 2 कतरे जो है ना, ये बहुत सेफ है, इसके साथ कोई नुकसान नहीं है, ना कोई ये बीमारी करती है, बल्कि ये आपके बच्चे को माजूरी से बचाती है। बल्कि माजूरी नहीं, ये हम आवाम को नहीं बता सकते कि ये इसमें से बच्चे मर भी जाते हैं। पोलियो की 3 अक़साम है, एक तो पैरालिटिक जो पाँव हाथ सुन जाते हैं, दूसरा एक किस्म है बहुत ही ख़तरनाक जिसको बल्बर पोलियो कहते हैं, वो ज़ुकाम की तरह शक्ल में आते हैं, वो आपके स्पाइनल कार्ड को पैरालाइज, और आप बच्चा सांस नहीं ले सकता और बच्चे मर जाते हैं। ये पोलियो ये सिर्फ ICU में होता है, और इसके और भी किस्म है जिससे सरसाम भी हो सकता है ये। तो एक तरफ तो ये चीज़ है, लेकिन हमने हमेशा हमारे अवाम के जहन में एक चीज़ की ये आती है कि चलो बीमारी हो जाती है तो उसका इलाज है। ये बात हम नहीं समझा सके कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, इसके खिलाफ कोई दवाई नहीं है और कोई इंजेक्शन नहीं है जो कि इसको ठीक। एक दफ़ा अगर ये बीमारी हो गई तो समझे कि आपका बच्चा माजूर हो गया, और हमारी कौम, हमारे ऊपर जो नेशनल इंटरनेशनल दब्बा है वो हमेशा रहेगा। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं। EPI में कोई भी वैक्सीन, हिफाजती टीके बच्चों को लगाए जाएं तो उसके बाद थोड़ी मामूली बुखार हो जाना, आप TB की लगवाएं, आप मम्स एंड मीजल्स की लगवाएं, तो मामूली बात है। इसको इतना फैलाया गया, हमने उसको रद्द नहीं किया। ये भी बता दीजिएगा कि कितनी उम्र तक के बच्चों को कितनी दफ़ा कतरे जो हैं वो पिलाने ज़रूरी है? वालिदैन ये भी कहते हैं अभी तो पिलवाए थे, अब फिर पिलवाने हैं, कब तक पिलवाते जाना है?
देखिए इंटरनेशनल दुनिया में हर जगह पे ये 4 डोजेस आप पैदाइश पे पिलाएं, फिर 4 महीने, फिर 6 महीने, फिर 18, इस तरह 4 डोजेस। ये डोजेस जो है ना, ये सिर्फ एहतियाती बचाव के लिए है। लेकिन जिस मुल्क में ये वबा फैली हो उसमें आपने उस वक्त तक कतरे पिलाने हैं, हर 2 महीने बाद, हर 6 हफ्ते बाद, कि जब तक ये पोलियो उस मुल्क से ख़त्म न हो जाए। जब भी इस मुल्क में एक पोलियो का केस है, ये आपका मुल्क महफूज नहीं है, ये पूरी दुनिया महफूज नहीं है। तो आपके बच्चे जो है ना, एक पोलियो एक दफ़ा या 2 दफ़ा से उनकी जो इम्यूनिटी है, उनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है, वो बढ़ती नहीं है। उसके 2-3 वजूहात और भी हैं। हमारे बच्चे कमज़ोर बच्चे होते हैं। हमारी मेल न्यूट्रिशन जो है, जहाँ पे आपके मुल्क में 45% आधी पॉपुलेशन बच्चों की अंडर न्यूट्रिशन हो, जो कि कमज़ोर हो, जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ने की वो ना हो, तो उनको महफूज 1, 2 या 3, 10 बार ऐसे भी हमने बच्चे देखे जिनको 10 बार पोलियो का कतरे पिलाए गए हैं, लेकिन फिर भी उनको मामूली सी तकलीफ हुई है। और वो ये है कि आपने बच्चे को बार बार पिलाना है। अगर खुदा न खास्ता, एक और बात जो आम क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो ये है कि 2 हफ्ते पहले हमने पोलियो ड्रॉप्स दिए थे, अभी मैंने पोलियो ड्रॉप्स 2 हफ्ते बाद फिर दोबारा दे दिए, इसका तो वो क्या नुकसान है? इसका कोई नुकसान नहीं है। जितनी आप ज़्यादा, कोई नुकसान नहीं, जितना आप ज़्यादा बच्चों को 2 कतरे देंगे उतनी ही ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ेगी। और इसीलिए पोलियो के जो कतरे हमें पिलाएं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत इन्फॉर्म किया आपने। लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं है जब तक हम इसे इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे और अपने बच्चों को खुद महफूज करने की कोशिश नहीं करेंगे। पोलियो के 2 कतरे पिलाना बहुत ज़रूरी है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। फराह मुस्कुरा रही हैं। फराह जिस वक्त हमने ये स्टोरी देखी थी ना, उस वक्त भी फराह बहुत हैप्पी हो रही थी कि हमने ये स्टोरी जो है अपने व्यूअर्स के साथ लाजमी शेयर करनी है। और स्टोरी है भी बहुत अच्छी। किसी भी मुआशरे की तामीर और तरक्की की बात की जाए तो उसमें ख़ातीन के मुस्बत किरदार को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ज़िंदगी के दूसरे शोबों की तरह कौमी सियासत, खुसूसन इंतखाबात की बात की जाए तो ख़ातीन का किरदार वक्त के साथ बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, मैं जो आपके साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स वो करूंगी ना, वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ कि पहली दफ़ा वोटर्स के दरमियान सिनफी फ़र्क जो है वो कम होकर 1,24,10,000 रह गया। यानी अगर 6,40,70,000 मर्द हैं तो औरतें जो हैं वो 5,16,60,000 ख़वातीन वोटर्स हो गई हैं, जो कि 45% बन रही हैं। और फिर जो इजाफा हुआ है पिछले दिनों वोटर लिस्ट के इंदराज में, उसमें ख़वातीन की तादाद में इजाफा ज़्यादा है। फिर इस्लामाबाद में ये इजाफा जो है वो ज़्यादा है, ख़वातीन वोटर्स हैं 48%। ये सब वो जिसे कहना चाहिए ना अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि ख़वातीन आगे बढ़कर अब अपनी राय का इजहार करना, उसको मुताबिक फ़ैसला साजी करना मुनासिब भी समझती हैं और ज़रूरी भी समझती हैं। और ख़वातीन अपना ये एक गॉड गिवन हक और रियासत का दिया हुआ हक जो है उसे इस्तेमाल भी करें। और बिल्कुल ऐसे ही है फरा। ये अभी तो शायद आप लोग ये समझेंगे कि 1 करोड़ से ज़ायद का तो अभी भी फ़र्क है। फिर ये किस तरीके से अच्छी बात है? अच्छी बात यह है कि तारीख में पहली बार मर्द वोटर्स कम हुए हैं और खातीन वोटर्स ज़्यादा हुई हैं। तादाद जो है इंदराज ज़्यादा हुआ है। तो ये एक अच्छी बात है कि अब जो खातीन है और अपने वोट का जो ठीक इस्तेमाल है वो भी बहुत ज़रूरी है। ये कैसे इम्पैक्ट करेगा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या फ़र्क पड़ना चाहिए, ये हम जानेंगे। हमारे साथ हैं हमारी मारूफ समाजी कारकुन के हकूक़ के हवाले से मारूफ आवाज़, जानी पहचानी आवाज़, ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा। ताहिरा अब्दुल्ला साहबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हम बात कर रहे हैं वोटर्स के दरमियान सिनफी फ़र्क जो है ये कम हो रहा है। पाकिस्तान की ख़वातीन जो हैं वो अब आज़ाद अपनी राय का इजहार करने के लिए आगे आ रही हैं। आप क्या समझती हैं कैसे नज़र आएगा, रिफ्लेक्ट करेगा हमारे मुल्क के फ़ैसलों में, पॉलिटिक्स में, मईशत में? अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। बहुत शुक्रिया, आपने आज एक बहुत अहम लेकिन अक्सर उस पर गुफ्तगू नहीं होती मौजू आपने उठाया है, बहुत मेहरबानी। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि 2 मिलियन 0.2 करोड़ यानी 2 मिलियन औरतें बढ़ गई हैं जो कि जिनका इंदराज हुआ है 2018 के इंतखाबात से। उस वक्त जो गैप था, जो बीच में फासला था मर्दों और औरतों की इंदराज, वोटर रजिस्ट्रेशन इंदराज का, वो 12 मिलियन था। अब अगर 10 मिलियन हो गया है, 1 करोड़ आप फरमा रही हैं, तो फिर 10 मिलियन बनता है। वो बहुत बड़ी तादाद है।
जिस मुल्क की आबादी 220 मिलियन हो यानी 22 करोड़ हो, फर्ज करें, अब तो बढ़ गया है। 2017 में इंसान इफराद शुमारी हुई थी, जिसको मैं मर्दम शुमारी नहीं इफराद शुमारी कहती हूँ, क्योंकि औरतें भी शामिल होनी चाहिए। तो उस वक्त अगर 2018 में 12 मिलियन 1.25 करोड़ अगर नहीं रजिस्टर्ड थी खवातीन, तो अब अगर 10 मिलियन यानी 1 करोड़ और कुछ लाख उसके साथ अगर रजिस्टर्ड नहीं है, तो खुशी की तो बात है। यानी सिम्त सही है, लेकिन अभी आदाद और शुमार अच्छे नहीं हैं। बहुत कुछ करना है। हम सिम्त की बात करते हैं, सिम्त के लिए हम खुश हैं कि मुस्बित तरीके से सिम्त सही तरफ जा रही है। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान या सूबाई हुकूमतों का काम नहीं है, ये सबका काम है। सबसे अव्वल और सबसे मुकद्दम मैं समझती हूँ कि सियासी जमातों का काम है कि खवातीन को रजिस्टर किया जाए। उसके बाद मैं समझती हूँ मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है इसके अंदर, कि अवाम को शऊर दिया जाए, बेदारी दी जाए, आगाही दी जाए कि देखिए ये औरतें अगर वोट डालने घर से निकलेंगी तो आपकी इज्जत और आपके एहतराम और आपके गैरत में कोई फर्क नहीं आ जाएगा। आप बेगैरत नहीं बन जाएंगे, आप बेइज्जत नहीं हो जाएंगे, आप बेतौकीर नहीं हो जाएंगे अगर औरतें घर से बाहर निकलेंगी वोट डालने के लिए। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिर्फ इंदराज करा लेना काफी नहीं है। हमने देखा, चाहे दीर हो, चाहे कोई भी जगह हो, कोहिस्तान हो या मियाँ वाली हो या कोई भी जगह हो, पूरे पाकिस्तान से हर इंतखाबात के दौरान तवातुर से हमें खबरें मिलती हैं, बल्कि हमें मदद के इमदाद के लिए बहुत शदीद किस्म की कॉलें आती हैं कि जी मदद करो, हमें जाने नहीं दे रहे, हमें वोट डालने नहीं दिया जा रहा। एक रात पहले मर्द जमा हो जाते हैं, वो जिरगा या पंचायत बिठाते हैं और कहते हैं तमाम पार्टियों के जो हैं वो कहते हैं अच्छा तुम्हारे पार्टी की औरतें नहीं आएंगी, हमारी पार्टी की औरतें नहीं आएंगी। आपस में सियासी जमातें एक मुआहदा कर लेती हैं स्टैम्प पेपर के ऊपर एफिडेविट के साथ। अब्दुल्ला साहिबा, बदकिस्मती की बात तो ये है, आप सियासी जमातों की बात करिए, वहाँ तो खुद तनासुब ठीक नहीं है कि ख़वातीन रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनकी तादाद और मर्दों की अगर देखा जाए तो ख़वातीन आटे में नमक के बराबर, और वो भी मखसूस नशिस्तों के जरिए से ख़वातीन जो हैं हमें पार्लियामान में ज़्यादा नजर आती है। सेनेट की बात कर ली जाए तो फिर तो मामला बिल्कुल ही उलट हो जाता है, और फिर जो है वो भी वहाँ पर हमें नहीं नजर आती कि वो उन इशूज़ को इतना इफेक्टिवली और एक्टिवली रेज करें। ज़्यादातर जो है वो खामोश जाती हैं और वापस आ जाती हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा बहुत एहतराम के साथ अर्ज करना चाहती हूँ कि औरतें जो पार्लियामान में हैं, चाहे रिजर्व सीट्स पर हैं, चंद एक जिस तरह के आप फरमा रहे हैं कि आटे में नमक के बराबर जो आती हैं इंतखाब के जरिए मुंतखब होकर जो डायरेक्ट इलेक्शन में आती हैं, और या रिजर्व सीट्स जो है रिजर्व औरतों के लिए उन पर जो आती हैं, वो उनकी कारकर्दगी बहुत बेहतर है मर्दों से की। वो ड्राफ्ट बिल्स भी, मसविदा कानून भी लेकर आती हैं, खड़ी होकर कॉल अटेंशन नोटिस भी करती हैं, और कोई भी अगर समाजी शोबे में कोई भी अगर चीज हो तो फौरन उसकी निशानदेही करती हैं। तो औरतों की कारकर्दगी तो अच्छी है, लेकिन आटे में नमक के बराबर होना अच्छी बात नहीं है। हम समझते हैं कि 17% से 33% औरतों की रिजर्व सीट होनी चाहिए, और बाकी 50% पे लाने के लिए डायरेक्ट सीट पर टिकट देना ये सियासी जमातों का काम है। ज़ाहिर अब्दुल्ला साहब ये भी फरमाइएगा, ये जो रुझान औरतों में आ रहा है कि अब वो अब इंदराज करवा रही हैं, वो बढ़कर आगे आ रही हैं, वो अपनी राय का इजहार करना जो है वो उसको समझ रही है ज़रूरी है, ये इसका क्या फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत पर, हमारे हालात पर, हमारी कौमी सोच पर, रवैयों पर? इंशाल्लाह बहुत बहुत मुस्बित और बहुत अच्छा असर पड़ेगा। इस तरह के औरतें सिर्फ और सिर्फ चंद एक मखसूस शोबों की बात नहीं करती, औरतें गुर्बत की बात करेंगी, औरतें भूख नंग और इफलास की बात करेंगी, तालीम और सेहत की बात करेंगी, बच्चों और बच्चियों की नश्व नुमा की और उनकी तरक्की की बात करेंगी, तशद्दुद, सिंफी तशद्दुद के ऊपर बात करेंगी। हर चीज पर औरतें बात करेंगी, जो कि आम तौर पर, मैं सबकी बात नहीं कर रही, लेकिन जो अक्सरियत है मर्दों की, वो नहीं बात करती इन इश्यूज के पर।
बिल्कुल ठीक है ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका करने का। एक्साइटमेंट उनके उसमें भी थी, इसलिए कि हर वो इंसान जो कि ये शऊर रखता है ना कि जिस मुल्क की 50-52% आबादी खामोश रहे, उस मुल्क के फैसले दुरुस्त नहीं हो सकते। सेनेटर सहर कामरान हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। सहर साहिबा बहुत शुक्रिया आपका। सहर साहिबा, जो तनासुब है ख़वातीन वोटर्स का इंदराज अब ज्यादा हुआ है, जो फ़र्क है ना ये भी अब कम होता जा रहा है सिंफी फ़र्क, आप इसको कैसे देख रही हैं? हाँ। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर हमें ये उतना फ़र्क बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, वो फ़र्क क्या आप लोगों को नहीं फील होता कि यहाँ पर भी ख़वातीन की थोड़ी सी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही कहा। इस बात को मैंने जब फिल्डर की रिपोर्ट आई थी, लास्ट टाइम के फाफिन की रिपोर्ट आई थी, तो मैंने इसको उठाया भी था। देखिए, बात ये कि ये खुशाइन बात है कि ख़वातीन वोटर्स अब रजिस्टर कर रही हैं और रजिस्टर हो रही हैं और उनको ये शऊर आ रहा है। मैं तो बानी पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कॉल दोहराना चाहूँगी कि जिन्होंने कहा कि कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि उस मुल्क की ख़वातीन शाना बशाना ना हो मर्दों के। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ख़वातीन को मौके मिले। खुशकिस्मती से मेरा ताल्लुक उस पार्टी से है जिसकी जो है वो रहबर, जिसकी जिसकी सरबराह शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी और जिसकी वाइस प्रेसिडेंट आज भी खातून सहरी रहमान साहिबा है, जिसकी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एक खातून है और जिसने अब माइनॉरिटी की सीट पे भी जो है आप देखिए जनरल सीट पे भी एक माइनॉरिटी से खातून को लेकर आए। तो मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी तो बहुत ज़्यादा पे कोशिश कर रही है कि ख़वातीन की नुमाइंदगी ज़्यादा हो। हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन पे भी ख़वातीन जीत के आई, लेकिन बहरहाल इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जो तनासुब ख़वातीन का हमारे सोसाइटी में है, हमारे मुल्क में है, उसी तरह। सहर साहिबा, एक और चीज़ के बारे में बता दीजिएगा, अब ख़वातीन वोटर्स की तादाद बढ़ रही है, ये कैसे इफ़ेक्ट करेगा? खातून जब वोट देगी किसी को वोट, वो बिरादरी पे या फिर वो निस्बियत पे या फिर वो बहुत सारी और मुलाजमतों पे हो सकता है ना दे, उसके लिए बहुत सारी और चीज़ें बहुत अहम होंगी, वो कंसिडर करेगी बहुत सारी चीज़ों को। आपके ख्याल में अब जो कैंपेन्स होंगी वो क्या इस चीज़ को जहन में रख के की जाएंगी? खातून से वोट लेने में क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी जो लोग चाहेंगे कि वो उनसे वोट हासिल कर सकें? मैं ये समझती हूँ कि ख़वातीन उन तमाम मसाइल को सामने रखेंगी जिनको वो रोज़ फेस करती हैं और ख़वातीन की फैसला साजी के अंदर जो एक शमूलियत है वो बहुत अहम होगी। यकीनन वो जो बुनियादी हकूक़ है उनके बारे में भी सोचेंगी, जो मसाइल है उनके बारे में भी सोचेंगी। तो डेफिनेटली वैसे भी मैं आपको बताऊँ कि जब आपका पार्लियामेंट्री प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और लोगों को ये पता होता है कि उन्होंने जाना है और वोटर्स के पास रिव्यू करना है, तो बेहतर जो है वो आवामी मसाइल के हल निकलते हैं और ख़वातीन के वोटरों की तादाद बढ़ना जो है बहुत खुशाइन है और इसके साथ साथ उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो मैनिफेस्टो में नजर आएंगी। उन ख़वातीन को जो है अपील करने के लिए, उनके वोट को अट्रैक्ट करने के लिए और उनके मसाइल को समझना बहुत जरूरी। बिल्कुल, मसाइल को समझना बहुत जरूरी है। और ये सेनेटर साहिबा ने जब फरमाया, चूंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खुद खातून थी तो खातून स्पीकर भी हमने देखा ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन भी रही। मरीम नवाज साहिबा के ऊपर जब एक सिलसिला शुरू हुआ था बोहतान का, तो उसको रोका भी गया, उसको मना भी किया गया। उस वक्त राना सनाउल्लाह जो हैं वो हिस्सा थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, उन्हें मना किया गया कि इस तरह की बातें नहीं करनी। सो खातून जहाँ पर होती है वहाँ पर जेंडर सेंसिटिविटी तो होती ही है, लेकिन बहुत सारे और अहम इशूज़ पर भी उसकी नज़र। ताहिरा साहिबा कह रही थी कि जितने बिल आ रहे हैं, इस तरीके के ज़्यादती के जो बिल आ रहे हैं, वो हम देख रहे हैं कि खातून जो वहाँ पर पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी जानिब से आगे आ रहे हैं। तो बहुत ये एक खुश आइंद जो है खबर है, अच्छी खबर है कि खातून वोटर्स जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। सो एक ब्रेक का वक्त है और उसके बाद फिर हाजिर होंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। गुड मॉर्निंग, और हम आपको वेलकम बैक कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। लाहौर जहाँ पे हम मौजूद हैं, इसे जिंदा दिलाने लाहौर क्यों कहा जाता था? इसलिए कि यहाँ के लोग जो है वो बहुत कल्चरल शायद मेरे से पूछने लगी हैं, उन्होंने खुद ही सवाल किया, खुद ही जवाब दिया। चलें बताएं क्यों कहा जाता था? मुझे ये लगता है कि इल्म हो, फ़न हो, सकाफत हो, कोई चीज़ हो, खाने हो, जो चीज़ हो, रिवायत हो, लाहौरी जो थे ना इससे हमेशा से जुड़े थे और आज भी जुड़े हुए हैं। और क्या पंजाबी की वो कहावत है जो लाहौर के बारे में कही जाती है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा
वो जमिया ही नहीं। हाँ, ये बात So, ये इसलिए कहा जाता था, सिनेमाज की बात कर लें, खाने पीने की बात कर लें, मेलों ठेलों की बात कर लें, तो ये लाहौर जो है उसमें बड़ा शामिल होता था, जिसमें एक जो अब हम बात करने जा रहे हैं 1939 में बना था रीगल सिनेमा, जो मौजूदा हालत उसकी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पाकिस्तान बनने से पहले बॉम्बे और लाहौर को सिनेमा का गढ़ जो है ना, लाहौर को कहा जाता था। लाहौर में हर एक चीज़ एक से बढ़कर एक है और बहुत सारे सिनेमाज थे, लेकिन रीगल सिनेमा जिसका नाम ही रीगल था, वो अपने नाम की तरह उसकी शान शौकत ही और उसके बाद रीगल चौक नाम दे दिया गया उस चौक को। आप देखें कि आज तक उसको रीगल चौक ही कहा जाता है। लेकिन ये जो हालत है, ये देख के दिल जो है ना उदास भी हो रहा है और तकलीफ भी हो रही है कि ये क्या हालात हो। 1939 में बना था और उसके बाद इस पे बहुत सारी फिल्म्स जो है इनकी कामयाब नुमाइश हुई। यहाँ हर वक्त लोगों का तांता हजूम होता था। बहुत सारी जिसे कहते हैं बॉक्स ऑफिस हिट्स इस फिल्म में यहाँ पे लोगों ने देखी होंगी, बहुत सी मेमोरीज होंगी, बहुत सारी जगहों की इमोशनल वैल्यूज़ होती हैं। आप कहते हैं आप वहाँ फैमिली के साथ गए थे, आपने वहाँ बैठ के फिल्म देखी थी, तो ये हमारी एक ऐसी इमोशनल वैल्यू की हामिल एक जगह जो कि अब खंडर बन चुकी है। इसको ये भी नहीं कहा जा सकता कि यार उसकी लोकेशन ठीक नहीं थी, प्राइम लोकेशन पर मौजूद है रीगल सिनेमा, लेकिन ये हालत क्यों हो गई, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हाँ बिल्कुल, सैयद पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के जिसे कहते हैं बेताज बादशाह हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, वेल नोन प्रोड्यूसर सैयद नूर साहब। सर फरमाइएगा, ये सिर्फ सिनेमा घर उजड़े हैं और ख़ास तौर पे ये रीगल सिनेमा के हवाले से बात की जाए तो इसकी बदहाली बहुत दिल शिकस्तगी है हम सब की। सिर्फ रीगल सिनेमा ही नहीं उजड़ा जी, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हर शख्स का दिल भी उजड़ा है इस हालत ज़ार पे। आप रीगल की बात कर रही हैं, मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ जो हैं वो प्लाजा सिनेमा के साथ भी थी, वो भी टूट गया। आज वो वहाँ मैदान है। ये दो सिनेमा हुआ करते थे, रीगल सिनेमा और प्लाजा सिनेमा, जहाँ पे एलीट क्लास जो है वो आती थी और मोस्टली अंग्रेज़ी फिल्म्स चलती थी। बहुत कम फिल्म्स होती थी उर्दू या पंजाबी जो वहाँ चलाई जाती थी, लेकिन ज़्यादातर अंग्रेज़ी फिल्में चलती थी और स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत आते थे वहाँ पे, उनकी पसंदीदा ये जगह थी। स्टॉल बड़ा अच्छा होता था खाने पीने का, और ये और प्लाजा सिनेमा तो एक क्लब की तरह था। ये सिनेमा तोड़ दिए, जबकि ये गवर्नमेंट का काम था कि इनको प्रिजर्व करते, इनको हिस्ट्री के हवाले से लोगों को बताया जाता है। देखिए नहीं, यहाँ लोग सूट पहन के टाई लगा के आते थे वो सिनेमा देखने के लिए। तो बहुत दिल दुखता है। हमारी तो एसोसिएशन का दफ्तर भी इसी बिल्डिंग में है और वहाँ जाते हुए डर लगता है, ऊपर जाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। तो बहुत तकलीफ दे अमर है जिसके निशानदेही आपने की है। तो वजूहात क्या रही सर, थोड़ा सा उसका भी तयन कर लीजिए कि क्यों हमारे सिनेमा फिल्म इंडस्ट्री भी ज़बूहाली का शिकार हुई, फिर उसके बाद सिनेमा जो है उनकी रौनकें भी इसी तरह से नहीं रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सूरत हाल हो गई कि अब वो खंडरात में तब्दील हो गए हैं। सिनेपैक्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो लोगों को ज़्यादा अब लुभाती हैं। पाकिस्तान की फिल्म्स की निस्बत बाकी फिल्म्स देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब तो हम इम्पोर्ट ड्रामास भी कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये सब क्या हो रहा है? देखिए, सिंगल स्क्रीन सिनेमा तो दुनिया में उनकी यही हालत है जो रीगल की है या दूसरे सिनेमास की है। मल्टीप्लेक्सेस आ गए। मल्टीप्लेक्सेस का एक एनवायरनमेंट डिफरेंट है, वहाँ यंगस्टर जाना पसंद करते हैं और अभी जो फिल्म बीन है वो यंगस्टर ही है। यंगस्टर जाते हैं वहाँ पे मल्टीप्लेक्सेस में, सीढ़ियों पे बैठ के कोक पॉपकॉर्न खाते हैं। इन सिनेमा में ऐसा नहीं था। बड़े बड़े सिनेमा थे, ह्यूज सिनेमा थे और बहुत सारे सीटें अच्छी नहीं थी, बाथरूम अच्छे नहीं थे, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, इसलिए लोगों ने जाना छोड़ दिया। लोगों ने जाना छोड़ दिया। देखिए, जहाँ से लोग गुजरना छोड़ दें वहाँ जंगल उग जाते हैं, वहाँ अगर कोई बिल्डिंग है तो वो टूट फूट जाती। बिल्कुल सही, यही हाल इसका हुआ है। तो सिनेमा का जो फ्यूचर है वो है तो मल्टीप्लेक्स ही, लेकिन ये इस किस्म के सिनेमास के लिए जिस मुल्क में फेस्टिवल्स होते हैं, जिस मुल्क में बाहर से लोग आते हैं फेस्टिवल अटेंड करने के लिए, तो उनको जो फिल्में दिखाई जाती हैं ऐसे सिनेमा में ले जाया जाता है कि जी ये हमारा हेरिटेज है, ये हमारा पुराना सिनेमा है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। तो ये काम जो है ये डेफिनेटली गवर्नमेंट के हैं, उन इदारों के हैं जो फिल्म को लिए काम करती हैं। और अनफॉर्चुनेटली
हमारे यहाँ ऐसा कोई इदारा नहीं है जो इनको प्रिजर्व करेगा, इनको फेस्टिवल्स के हवाले से या सैयद नूर साहब ये बताइएगा कि अब आप क्या समझते हैं जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो ज़बू हाली का शिकार है या रिवाइवल शुरू हो गया है, कुछ बेहतरी आती जा रही है? देखिए, ज़बू हाली तो आई और चली गई। अब फिल्म इंडस्ट्री का अगर आप जिक्र करें तो उसकी भी वही हालत है जो दूसरी इंडस्ट्रीज की है हमारे मुल्क में। स्ट्रगल हो रही है, जद्दोजहद हो रही है और इंशाल्लाह फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इससे नीचे क्या जाएगा, इससे ऊपर ही अब जाना है। और बहुत सारे लोग, नए लोग आ गए हैं जो काम कर रहे हैं, फिल्म्स बना रहे हैं, सिनेमास बन रहे हैं और गवर्नमेंट जो है बड़े सीरियसली सिनेमास बनाने की सोच रही है उन शहरों में जहां अब सिनेमास नहीं है, जहां बहुत हुआ करते थे सिनेमा, बड़ा बिजनेस हुआ करता था। तो गवर्नमेंट भी काम कर रही है और सिनेमास बन रहे हैं। जितना सिनेमा बनेगा उतना रुझान होगा फिल्म की तरफ जाने का और सिनेमा की तरफ जाने का, देखने का। ठीक है, लेकिन सर अगर फिल्म्स लगती हैं 2-4 तो उनमें पाकिस्तानी फिल्मों की तादाद ना होने के बराबर होती है। जो आई हैं उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया है, ज़्यादा तादाद में फिल्म्स बनना, फिर फिल्म्स जो हैं वो ज़्यादा जो एक रिवायती फिल्म इंडस्ट्री थी वो नहीं है उस तरह से, उसमें भी बड़ी तब्दीलियाँ आ रही हैं। आप क्या समझते हैं कि सर्वाइव करने के लिए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को कौन से इकदाम हैं जो लेने ज़रूरी हैं और क्या किया होना चाहिए ताकि हमारी फिल्म्स मयारी भी हों और उसके साथ साथ एंटरटेनिंग भी हों, व्यूअर उसको देखना पसंद करे, जो हॉलीवुड भी देखता है, बॉलीवुड भी देखता है, उसे अपनी फिल्म भी उससे ज़्यादा बेहतर लगे? नहीं, आपको एक मैं मज़े की बात बताऊं, पाकिस्तान में अभी तक पाकिस्तान फिल्म का ही बिजनेस बहुत ज़्यादा है। किसी हिंदुस्तानी फिल्म का या किसी अंग्रेज़ी फिल्म का उतना बिजनेस नहीं है जितना पाकिस्तानी फिल्म का है। लेटेस्ट फिल्मों के हवाले से भी अगर आप देख लें, जवानी फिर नहीं आनी या पंजाब नहीं जाऊंगी, इस किस्म की जितनी भी फिल्म्स बनी हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा बिजनेस किया है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पास प्रोड्यूसर्स नहीं है जो पैसा इन्वेस्ट करें। ये जितने भी लोग फिल्म्स बना रहे हैं ये शौक में बना रहे हैं, इनका पैशन रहा है फिल्म में आना और फिल्म बनाना। तो जैसे ही कुछ अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट प्रोड्यूसर जो आए बाहर से आएंगे, अपने इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, फिल्म्स बनाएंगे। और इदारे भी चाहिए जो पैरेलल सिनेमा के हवाले से काम करें, जो इनिशिएटिव दें, जो कि अभी हो रहा है। हमारी कुछ मीटिंग्स में ये वाज़े हुआ है कि जी गवर्नमेंट इनिशिएटिव दे रही है, गवर्नमेंट हम बहुत सपोर्ट कर रही है सिनेमा को भी, प्रोड्यूसर्स को भी, पोस्ट प्रोडक्शन के हवाले से भी। या फिर मैं तो यहाँ तक मैंने सजेशन दी थी कि यहाँ फेस्टिवल्स कराएं ताकि बाहर से लोग आएँ, एक्टर्स आएँ, टेक्नीशियंस आएँ, उनके साथ डिस्कशंस हों, हमारे नए मेकर्स, नए एक्टर्स मुलाकात करें, उनसे डिस्कशन से फ़ायदा उठाएं और जहां आज दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री खड़ी है हम भी खड़े हो सके वहां पे। बिल्कुल ठीक। सैयद नूर साहब, ये क्यों कहा जाता है कि पंजाब में, लाहौर में वो स्टैंडर्ड नहीं रह गया था, वैसी मूवीज़ नहीं बन रही थी कि इंडस्ट्री कराची चली गई और वहाँ पर जाकर बेहतर काम हो रहा है? जो लाहौर था उसने अच्छा काम नहीं किया था, इसीलिए जो थी ज़बू हाली का शिकार हो गई है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के पाँव नहीं है कि वो चल के कराची चली गई, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, एक्चुअली जब तक 35 नेगेटिव पे फिल्म बनती रही है यहाँ टेक्नीशियंस बड़े ज़बरदस्त थे और वो काम करते रहे। जैसे ही ये फिल्म जो है डिजिटल पे आई है तो ऑलरेडी वहाँ डिजिटल पे काम हो रहा था, ड्रामे बन रहे थे, ये हो रहा था, शोज़ हो रहे थे, चैनल्स ये काम कर रहे थे। तो जैसे ही डिजिटल पे आई, सिनेमा डिजिटल हुए, तो उन्होंने कहा कि भैया हम तो ये काम कर रहे हैं। तो इनिशिएटिव लिया, अच्छा इनिशिएटिव था कुछ लोगों ने, कुछ चैनल्स ने, कि वो जो अपने ड्रामे को काट वाट के फिल्म में कन्वर्ट कर दिया, फिर फिल्म भी बनाई। तो इसीलिए कहा भी ये जाता रहा बड़ा अरसा कि जी जो टीवी ड्रामा है वही फिल्म हमें दिखाई देती है, जबकि ऐसा नहीं किरदार है। तो लिहाजा जी कंटेंट का कितना किरदार था? क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी का किरदार था कि ये मामलात जो थे इतनी जवाल की तरफ चले गए, या फिर कंटेंट की भी कुछ चीज़ें थी कि कंटेंट उतना अच्छा आवाम को नहीं मिल रहा था? जैसे फरहान ने भी अभी जिक्र किया था कि अर्तुगरल हमने इंपोर्ट किया, आपका भी उस पर एक टेक था अर्तुगरल गाजी के हवाले से, लेकिन लोगों ने तो पसंद किया उसको।
नहीं, डेफिनेटली मुफ्त देखने को जो चीज़ मिलती है वो जैसी भी होती है पसंद की जाती है। अल तुगरल एक अच्छा ड्रामा है और टर्किश की गवर्नमेंट की ज़ाती वो प्रोडक्शन है और बहुत बड़ी प्रोडक्शन है। मैंने जो जिक्र किया था, मुझे किसी ने सवाल किया कि जी आपने वो ड्रामा देखा है? मैंने कहा जी मैंने देखा था बहुत पहले, जब ये टर्किश ज़ुबान में था, नेटफ्लिक्स पे के ऊपर। तो मैंने 2-3 किस्से देखी थी। मैंने कहा मुझे तो कोई ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया था। ऑब्वियसली 2-3 किस्तों में कैसे करेगा, आगे चल के वो बहुत ज़बरदस्त हुआ, लोगों ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया। और एक नई चीज़ थी, एक हिस्टोरिकल वो उसमें कहानी जो थी वो ऐसी घूमती थी कि उसमें हर कोई अपना दर्द महसूस करता था इस्लाम के हवाले से। उसमें एजुकेशनल कुछ आयात ऐसी पढ़ी गई जो बड़ी ज़बरदस्त थी और उसको लोगों ने पसंद किया और पसंद करना भी चाहिए था। तो यार दोस्त तो ऐसे ही कोई छोटी सी बात होती है उसको पकड़ के वो बढ़ा देते हैं और शोर मचा देते हैं। साहब, अभी जो एक डिबेट चल रही है वो ये चल रही है कि मतलब उरियानी के बगैर, फहाशी के बगैर, बहुत सारे शायद ग्लैमर आइटम सॉन्ग्स के बगैर भी बेहतरीन मौज़ूआत पे ड्रामे भी बनाए जा सकते हैं, फिल्म्स भी बनाई जा सकती हैं। अर्तुगरुल गाज़ी इसकी बेहतरीन मिसाल। आपका इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहेंगे कि क्या हम भी इस तरह की कोई चीज़ें बना सकते हैं और उसको भी अवाम में इतनी पजीराई मिल सकती है? बना सकते हैं, लेकिन आपके पास बजट नहीं है ना। अब मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि ये वहाँ के जो सदर हैं उन्होंने खुद इंटरेस्ट लेके ये ड्रामा बनवाया है, पैसा दिया है और ये बनाया गया। ऐसा माहौल क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है, उसमें बड़ा पैसा लगता है। कॉस्ट्यूम बनती हैं, तलवारें बनती हैं, बाले बनते हैं, क्या कुछ नहीं बनता और वो फिर जाके वो ड्रामा क्रिएट होता है। ये थोड़ी करोड़ 2 करोड़ रुपये में आप बना लेंगे। इसके लिए बहुत ज़्यादा सरमाया चाहिए और ये गवर्नमेंट लेवल पे ही हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ जो फिल्म्स हैं, मैं यकीनन यहाँ बात करना चाहूँगा कि उस पर हमारा हिंदुस्तान का असर नहीं होना चाहिए। ये जो आइटम सॉन्ग हैं या इस किस्म की जो बोल्ड सीन है वो नहीं होने चाहिए। कंटेंट पे जोर होना चाहिए, कहानी पे जोर होना चाहिए और फाहिशी से पाक फिल्म्स होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, फाहिशी से पाक फिल्म्स होनी चाहिए। सैयद नूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप सुबह पाकिस्तान से बात कर रहे थे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक चीज़ जो अब आपके सामने लेकर आ रहे हैं ना, यकीन करें ये कही तो वसीम अकरम साहब ने, लेकिन ये कहते हम सब हैं। जब भी हम भी जाते हैं ना, सबके दिल की आवाज़ है। जब हम जाते हैं कराची और चले जाएं सी व्यू, क्लिफ्टन, किसी भी उसमें सैंड स्पिट्स, किसी उस पर, तो ख़ास तौर पे सी व्यू और क्लिफ्टन की बात की जाए तो यही दिल में एहसास होता है कि यहाँ क्यों आ गए हैं। इसलिए कि वहाँ पे इतना कचरा, इतनी गंदगी, इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हैं हम बैसियत कौम। ये सिर्फ सी व्यू, क्लिफ्टन की बात नहीं, किसी तफरीही मुकाम पर चले जाएँ वहाँ पर हमें कूड़ा, हर तरह की गंदगी, हर तरह की सोचते ही नहीं है, सब कुछ उधर फेंक देते हैं। प्लास्टिक बैग्स वहाँ पर होते हैं, बोटल्स वहाँ पर होती हैं। लेकिन साबिक कप्तान और फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने क्या कहा है, पहले आपको वो सुना। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आई थॉट कि मेरा फर्स्ट डे ऑफ द वीक मज़ा आएगा, मंडे है, बट बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने अपनी बीवी को ये सी यू पे लाके। ये हाल देखें पीछे मेरा। आई मीन किसी को ब्लेम नहीं करना, अपने आप को ब्लेम करना एज ए नेशन। इट्स एम्बैरेसिंग। वो पूरी दुनिया को कहती है कि पाकिस्तान बड़ा खूबसूरत मुल्क है, लोग बड़े खूबसूरत हैं, लोग खूबसूरत हैं मगर गंदे भी हैं। नहीं गल तो मनो। और जो भी सोशल मीडिया का शौक है ना एडवाइस देने का, नाउ इज़ द टाइम टू एडवाइस कि ये इनका माइंडसेट हमारा कैसे चेंज किया जाए। ये गंद सारा समंदर से आया है, जो आप समंदर में डालते हैं वो हाई वो टाइड के साथ बाहर आता है। यहाँ से नहीं गिरा, यहाँ तो है ही, लोगों ने तो किया हुआ है, बट ये समंदर का गंद है। जो हम फेंकते हैं वही वापस आया। सीवरेजेस, ड्रेनेजेस, फिर बहुत सारी और ऐसी चीज़ें जो कि डायरेक्ट समंदर में जाती हैं और समंदर माहौल की, वहाँ की आलूदगी। आपको पता है पाकिस्तान की जो फिशरीज थी उसके ऊपर भी क्वेश्चन एक दफ़ा लग गया था, उसके ऊपर भी कि वहाँ पर जब आपकी जिस हैबिटेट में रहना है, आपकी
की सी की प्रोडक्ट्स ने, जो कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती हैं, जब वहाँ पे क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स आ जाएंगे, तो जाहिर है वो फूड जो कि आप समझते हैं हेल्दी है, सेहत के लिए अच्छी है, वो हेल्दी नहीं रहेगी। और ये इस तरह से ना सिर्फ समंदर ख़राब हो रहे हैं, बल्कि इसके नतीजे में हम सब की ज़िंदगियाँ भी ख़तरे में। कहते हैं मैंने गलती कर ली है यहाँ पर आकर, मतलब कि वसीम अकरम वहाँ पर गए, आपको नहीं उनको लगता? क्या हालात हैं कि वो इतने हो गए कि यार मैंने गलती कर ली है। और ये हम सब सोचते हैं, लेकिन ये हम ही हैं जो गंद मचा रहे हैं। हमें खुद को ही दुरुस्त करना है। और ऐसा पता नहीं क्यों हो गया है कि हम इन चीज़ों को सोचते ही नहीं है कि भाई ये गंद हम अपने पाकिस्तान में कर रहे हैं। हमारे जिस तरह से उन्होंने फिशरीज़ की बात की है, हमारा माहौल कितना ख़राब हो रहा है, इस पे पाबंदियाँ भी लगती रही हैं, लेकिन हमें असर नहीं होता। मुझे ना एक दफ़ा कोरिया में गई थी और वहाँ पे मैंने देखा कि डॉग लोग वॉक के लिए लेके जाते हैं ना, तो साथ उन्होंने एक शॉपिंग बैग उठाया हुआ था हमजा। अच्छा। कि डॉग पू अगर करेगा वहाँ पे तो उसको उठाकर वो रोड से उस शख्स ने मेरे सामने उठाकर उसने उसको डिस्पोज ऑफ किया। ये उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का आलम है। फिर हम कहते हैं कि वो अवामें जो हैं वो कौमें क्यों तरक्की करती हैं, वहाँ की अवाम जो है वो इस तरह से बिहेव करती है, वो इस तरह से जिम्मेदारी लेती है, इसीलिए वहाँ पे टूरिज्म बढ़ता है, सेहत पॉइंट है पाकिस्तान का। और वहाँ पर देखें ऐसे हालात हैं तो कोई शनेरा तो दोबारा नहीं जाएंगी। वसीम अकरम को कहेंगे कि जी कि आप मुझे पिछली बार चले जाएंगे सब कुछ देख के, बस आप ये जो रिव्यू देंगे तो आप यही कहेंगे ना कि नहीं यार वहाँ पे तो नहीं जाने का कोई सीन है। यहाँ पर जो लोग जाएंगे उनकी अपनी सेहत को कितना थ्रेट और ख़तरा होगा, ये सारा गंद। लेकिन ये जैसे वो कह रहे हैं इस वीडियो में डाला गया है ना, मुख्तलिफ ऐसी ड्रेनेजेस, मुख्तलिफ ऐसा कूड़ा करकट जो कि डायरेक्ट समंदर में जा रहा है, ये तमाम चीज़ें बड़े हाई लेवल पे एड्रेस होने की ज़रूरत है। और इसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, ये सिर्फ आम आदमी का गंद नहीं है, ये हमारी सबकी एक जो है एक जिम्मेदारी। और अब हमें जिम्मेदारी का जो है एहसास करना होगा और ऐसा पाकिस्तान को साफ रखें। इसके साथ ही मुझे और फरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे